दोस्तों नमस्कार। आप सभी का आज के इस कार्यक्रम में हार्दिक स्वागत। कहीं आप ऐसा तो नहीं सोच रहे कि आज क्या हो गया है? साप्ताहिक जनमंगल का पेज है, चेहरे भी वही है जाने पहचाने, फिर भी ये भाषा अचानक कैसे बदल गई? हमेशा मराठी में बात करने वाले लोग आज हिंदी कैसे क्या बोलने लग गए? तो भाई उसके पीछे कारण भी कुछ वैसा ही है। हम कल की तारीख में मतलब कि 16 तारीख 16 मई यह हमारे साप्ताहिक जनमंगल का वर्षगांठ दिन होता है और उसी उपलक्ष्य में आज हम आप सबके सामने एक हिंदी विभाग का पहला यह हिंदी विभाग की पहली प्रस्तुति है साप्ताहिक जनमंगल के, और जिसके तहत हमने एक काव्य गोष्ठी का आयोजन किया हुआ है। कुछ अच्छी कुछ मनभावन बातें जो कविता का रूप लेकर हम सबके सामने आज के इस कार्यक्रम के माध्यम से आने वाली है। तो दोस्तों, हमेशा जब भी हम हमारे देश के बारे में सोचते हैं, जब भी हम हमारे देश की विविधता के बारे में सोचते हैं, तो अपने आप में एक बहुत गर्व महसूस होता है कि हम वाकई सभी कितने भाग्यशाली लोग हैं कि हम एक ऐसे देश में रहते हैं जहां पर कई सारी भाषाएं, कई सारी बोलियां जिनका हम रोजमर्रा की जिंदगी में इस्तेमाल करते हैं, यूज करते हैं। हिंदी हमारी राष्ट्रभाषा है। मुझे लगता है हर भारतीय को इस भाषा से उतना ही प्यार होना चाहिए जितना प्यार उसे अपनी मातृभाषा से होता है, क्योंकि मातृ शक्ति जितनी महत्वपूर्ण होती है, राष्ट्र शक्ति भी उतनी ही महत्वपूर्ण होती है। तो दोस्तों, ज्यादा समय न लेते हुए हम आगे बढ़ते हैं इस कविताओं की श्रृंखला में। सबसे पहले हम कुछ एक ऐसे व्यक्ति को आमंत्रित करते हैं आज के इस कार्यक्रम में अपनी प्रस्तुति के लिए, जो मुझे लगता है इस स्क्रीन पर हम सभी में उम्र में भी हम सभी से बड़े हैं, और निश्चित ही उम्र के साथ साथ अनुभव और ज्ञान में भी वह हम सबसे बड़े हैं। जिंदगी का सफर जैसे जैसे चलते जाता है तो क्या क्या तैयार होता है? आवाज उनकी नहीं आ रही ना, उसका नाम मुझे बोल रही लगता है सबसे अच्छी बात जो जीवन हमें देकर जाता है वो होती है यादों की बारात। और यादें दस्तक देती रहती है हमेशा हमारे दिल पर। हमारे जीवन का आईना बनकर यादें हमें कई बार हमारे अतीत का दर्शन कराती है। कुछ ऐसे ही भाव लेकर, कुछ ऐसी ही कविता लेकर दस्तक यादों की आमंत्रित करते हैं माननीय श्री मदन मोहन सर को। सर, आप अपनी रचना सभी के सामने प्रस्तुत कीजिएगा। मुझे लगता है उनके इंटरनेट कनेक्शन में शायद कुछ प्रॉब्लम है, कनेक्टिविटी इशू चल रहा है। तो चलिए हम कुछ और आगे बढ़ते हैं और आमंत्रित करते हैं हमारे साथ। आज ये जो स्क्रीन आप देख रहे हैं ना, अगर मैं आपको ये बताने बैठ जाऊं कि यहाँ कौन कौन कहाँ कहाँ से ज्वाइन हुआ है, तो आपको वाकई में इस बात का पूरा पूरा अनुभव हो जाएगा कि जो हम हर बार सुनते हैं, कहते हैं वसुधैव कुटुंबकम, वैसा ही आज अलग अलग प्रांतों के अलग अलग जगह से यह सारे हम जो इकट्ठा हुए हैं, हिंदी भाषा के प्रेमी। मुझे लगता है कवयित्रियों की संख्या ज्यादा है, और जयराज भाई अकेले ही हम सबके बीच में फंसे हुए हैं। तो आज हम थोड़ा सा अलग करते हैं। हमेशा लेडीज फर्स्ट होता है, आज थोड़ा अलग करते हैं। आज हम सबसे पहले शुरुआत करते हैं जयराज भाई से। आपको आमंत्रित करते हैं, आप अपनी रचना हम सबके सामने प्रस्तुत कीजिएगा। धन्यवाद आप सभी का। प्रस्तुत करता हूँ मैं एक जो कविता मैं पढ़ने जा रहा हूँ वो द्रौपदी की ऊपर लिखी हुई है। एक्चुअल में ये जो कविता है, भारतवर्ष में हम देख रहे हैं कि बहुत सी लड़कियों के साथ गलत हो रहा है, और जो गलत हो रहा है वो मैंने यहाँ उकेरने की कोशिश की है। इच्छा है और आशा है आप लोगों को शायद पसंद आए, दाद दीजिएगा। ठीक है, धन्यवाद। एम आई विजिबल मैम? आपकी स्क्रीन हैंग हो गई है। आप अच्छा, बोलिए, आपकी आवाज आ रही है, आप हाँ आवाज शुरू आएगी ना, कीजिएगा। क्योंकि क्योंकि मैं हाँ हाँ गैलरी में गया हूँ पोएम के लिए। हाँ हाँ हाँ, हाँ हाँ।
आवाज जी। आएगी ना मेरी? ठीक है, ठीक है, जी, ठीक हाँ, जी, है। आवाज बिल्कुल, आपकी बिल्कुल, आवाज़ आ रही है, स्पष्ट आप आ रही जी, है। जी, जी। धन्यवाद, प्रस्तुत कर धन्यवाद। सकते हैं। कविता का शीर्षक है उठो द्रौपदी। हुँ, पहली 4 लाइनें हैं। उठो द्रौपदी, अब न कुछ सोचो, उठो द्रौपदी, अब न कुछ सोचो, न अब कदम कभी पीछे खींचो, न अब कदम कभी पीछे खींचो। बढ़ते हाथ तेरे आंचल की ओर, बढ़ते हाथ तेरे आंचल की ओर, कट गिरे पहले ही न हो जाए देर, कट गिरे पहले ही न हो जाए देर। उठो द्रौपदी, खुद को पहचानो, उठो द्रौपदी, खुद को पहचानो, तुम हो अग्निसुता इतना जानो, तुम हो अग्निसुता इतना जानो। जला दो अपनी लपटों से दुशासन को, जला दो अपनी लपटों से दुशासन को, भस्म कर दो जहां देखो दुर्योधन को, भस्म कर दो जहां देखो दुर्योधन को। आगे की पंक्तियां हैं। उठो द्रौपदी, न समझो खुद को अबला, उठो द्रौपदी, न समझो खुद को अबला, स्त्री शक्ति है स्त्री ही केवल सबला, स्त्री शक्ति है स्त्री ही केवल सबला। स्त्री केवल सीता नहीं जो रावण से हारे, स्त्री केवल सीता नहीं जो रावण से हारे, स्त्री रणचंडी भी जिसने कई दुष्ट संघारे, स्त्री रणचंडी भी जिसने कई दुष्ट संघारे। और आखिरी पंक्तियां है प्रस्तुत है। उठो द्रौपदी, अब बनना है तुझको काली, उठो द्रौपदी, अब बनना है तुझको काली, मिटा दो उसको जिसने तुझ पे नजर डाली, मिटा दो उसको जिसने तुझ पे नजर डाली। बाट न देखो कृष्ण की जो तुझे बचाएंगे, बाट न देखो कृष्ण की जो तुझे बचाएंगे, स्वयं ही बनो कृष्ण, स्वयं ही बनो कृष्ण, जो महाभारत रचाएंगे, जो महाभारत रचाएंगे। धन्यवाद। वाह! बहुत बढ़िया। बहुत बढ़िया। और आपकी इस रचना ने मुझे मैंने आपको पहले भी कहा था जी, जी, जी। कि वो पुष्यमित्र जी मैंने अभी की पढ़ी, आपके जी, बताने बाद जी, मैंने जी, अभी जी। इंटरनेट पे देखा उनका। पुष्यमित्र जी की एक ऐसी ही कविता है, सुनो द्रौपदी हाँ, सुना वस्त्र उठ द्रौपदी से शस्त्र सच। उठा लो अब गोविंद ना आएंगे। तो उस सही है, कविता की सही है। मुझे याद दिलाई थी जब आपने मुझे यह कविता भेजी जी, थी। वाकई में जी। आपने बहुत अच्छा लिखा है। और धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। बहुत मतलब आज की जो सत्य परिस्थिति है उसका एक सच्चाई भरा वर्णन आपके इस कविता में सुनने जी, मिला। जी, जी। और इस बात का एहसास अब हर नारी को होना चाहिए होना कि चाहिए, बिल्कुल, कोई बिल्कुल। गोविंद नहीं आने वाले हैं। जो गोविंद है वो बिल्कुल, उसके बिल्कुल। मन के भीतर है। अपने मन के उसको खुद का भीतर गोविंद बैठे खुद हुए बनना गोविंद है। को सही बात। वो जब जागरूक करेगी तो निश्चित ही कोई भी हाथ उसकी ओर बढ़ते समय 10 बार पीछे होकर ही सोचेगा। तो बिल्कुल, आइए बिल्कुल। ऐसी ही धन्यवाद। कुछ एक भावभीनी और इसी विषय पर समर्पित एक कविता हम सुनते हैं डॉक्टर सुमेधा हर्षे से, जिनकी कविता का शीर्षक है नारी। मैं इनके बारे में आप सबको बताना चाहूंगी कि कुछ दिनों पहले ही इनकी हिंदी और मराठी ऐसे संयुक्त, जो अपने आप में एक बहुत अनूठी बात है, ऐसी संयुक्त कविताओं की एक पुस्तक प्रकाशित हुई है। साप्ताहिक जनमंगल का ही जो लोकप्रद प्रकाशन संलग्न संस्था है उनके द्वारा उसका प्रकाशन किया गया। और बहुत ही सटीक सीधे साधे शब्दों में इनकी कविताएं मन को क्या कह सकते हैं, झंझोड़ने की ताकत रखने वाली कविताएं इनकी होती है। तो आइए सुनते हैं इनसे नारी, यह कविता। धन्यवाद भैरवी जी। अभी मैं अपनी रचना सुनाने जा रही हूँ, नारी। अभी जयराज जी ने जो द्रौपदी के ऊपर जो कविता सुनाई, अपनी रचना सुनाई, उसी के ऊपर ये कविता है, नारी करके। क्योंकि नारी अभी भी वही सब भुगत रही है जो सदियों पहले वो भुगत रही थी। भले ही वो शिक्षित हो गई है, उनकी दशा सुधर गई है, पर फिर भी उसको उपभोग का साधन ही अभी भी माना जाता है। तो उसी के ऊपर ये मेरी रचना है, नारी। कई सदियां बीत गई, मैं तब भी नारी थी। कई सदियां बीत गई, मैं तब भी नारी थी। मैं आज भी केवल नारी हूँ। यही मेरी पहचान है, यही मेरा वजूद है, और यही मेरी तकदीर है। त्याग और कर्तव्य की श्रृंखला में बंधी, सुंदरता के मापदंड में तोली गई, रीति परंपराओं के बोझ तले दबी हुई, दाव लगाने की, दान देने की एक वस्तु तब भी थी, आज भी हूं। कई सदियों पहले मैं सीता थी। कई सदियों पहले मैं सीता थी। कई अग्नि परीक्षाओं से गुजरी थी। पराये मर्द से जूझकर शील की रक्षा करते अपने स्वामी का इंतजार करती एक बेबस पत्नी थी। मात्र
जननिंदा से पीड़ित होकर अपने प्रिय से ठुकराई गई एक अभागी नारी थी। कई सदियों पहले मैं अहल्या थी। अनजाने में हुए गुनाहों की सजा मैंने शीला बनकर भोगी थी। तब भी समाज की नजरों में मैं कलंकिनी थी। किंतु किंतु समाज में उस पापी के हाथ में स्वर्ग की बागडोर बरकरार थी। यह कैसी विडंबना थी, यह कैसी विडंबना थी। कई सदियों पहले मैं ययाति कन्या माधवी थी। कई सदियों पहले मैं ययाति कन्या माधवी थी। कुल की झूठी शान के बोझ तले दबी अपने ही पिता के हाथों दान में दी गई एक चीज थी। पुत्र प्राप्ति की कोख बनी दर बदर की ठोकरें खाती हुई मैं एक मोम की पुतली थी। मेरे आत्मसम्मान की चिता स्वयं मेरे पिता ने ही रची थी। कई सदियों पहले मैं द्रौपदी थी। 5 पुरुषों में बांटी गई एक बेजान कठपुतली थी। महापुरुषों की राजसभा में अपमानित हुई एक अभागी स्त्री थी। सारा जीवन बदले की आग में जलती हुई याज्ञसेनी थी। कई सदियां बीत गई, कई सदियां बीत गई। समाज की नजरों में मैं आज भी उपभोग का, संतान प्राप्ति का ही साधन हूं। आज भी अपना वजूद ढूंढती, संघर्ष करती मैं वही नारी हूं। सिर्फ बदले हैं नाम मेरे, ना बदला है नजरिया। सिर्फ बदले हैं नाम मेरे, ना बदला है नजरिया। अत्याचारों से झुलसती पर हार ना मानने वाली, अपना अस्तित्व खोजती मैं वही नारी हूं, मैं वही नारी हूं। धन्यवाद। वाह सुमेधा जी, क्या कहें। निशब्द कर दिया, निशब्द कर दिया। सच में निशब्द कर दिया। यह हकीकत है और इस हकीकत को निश्चित ही बदलने में काफी समय लगेगा। कई सदियां हो गई, जैसे कि उन्होंने अपनी कविता में भी कहा था, कई सदियां हो गई, आने वाली भी कई सदियां और शायद हमें इस बात का इंतजार करना पड़ेगा, लेकिन निश्चित ही परिवर्तन हो रहा है। यह स्क्रीन ही उसका बहुत अच्छा उदाहरण है कि वाकई में परिवर्तन हो रहा है। इससे अच्छा और क्या उदाहरण हमारे सामने आ सकता है कि आज हम सभी नारियां अपने मन की बात इतनी खुलकर सबके सामने आकर कह रहे हैं। इस बात की भी छूट पिछले सदी तक कहाँ थी हमें, है ना। तब भी तो हम जूझ ही रहे थे, बस अंधेरे कोने में किसी पड़े हुए। पता नहीं कितनी ऐसी कविता लिखने वाली हमारी बहनें रही होंगी जिनका इतना सुंदर साहित्य रहा होगा जो कभी दुनिया के सामने आया ही नहीं होगा, जिन्होंने कभी लिखा भी नहीं होगा, उन्हें पता भी नहीं होगा कि ये प्रतिभा उनके अंदर छुपी है। तो खैर फिलहाल हम उस बात के लिए सिर्फ अफसोस ही कर सकते हैं। अभी हमारे हाथ में अगर कुछ है तो शायद सिर्फ इतना कि हम हमारा आने वाला कल कितना अच्छा, कितना बेहतर कर सकते हैं, हमारी बच्चियों का कल कितना बेहतर कर सकते हैं। शायद यहीं से इस परिवर्तन को आगे बढ़ाने की एक कड़ी तैयार होगी। तो आइए कविताओं की कड़ी को आगे बढ़ाते हैं। आमंत्रित करते हैं माननीय दीपा जी वनकुद्रे इन्हें कि वे उनकी रचना हमारे सामने अभी प्रस्तुत करें। नमस्कार, मैं दीपा वनकुद्रे आपके सामने एक आध्यात्मिक रचना पेश करने जा रही हूँ। एक जोगन है जो यहाँ वहाँ दर दर भटक रही है। परमेश्वर की दर्शन की आस है उसे, वो तरस रही है। वो कहाँ कहाँ जाती है, उसे वहाँ क्या अनुभव प्राप्त होते हैं और आखिर बार परमेश्वर के दर्शन उसे कहाँ होते हैं। तो आइए हम इस जोगन के साथ अब चलते हैं। शीर्षक है दर्शन दरस तेरा। ये पुरानी हिंदी है थोड़ी, तो मैं माफी चाहूंगी इसके लिए, लेकिन मैं शब्दों का अर्थ भी बताते जाऊंगी। मैं न किसी की ना कोई मेरा, मैं न किसी की ना कोई मेरा, भटकू तरसन दरस तेरा। तरस कर मैं दर्शन के लिए भटक रही हूँ। बावरी कहे लोग भय पर, बावरी कहे लोग भय पर, मोहे बावरा लगे जग सारा, मोहे बावरा लगे जग सारा, भटकू तरसन दरस तेरा। अभी कहाँ जा रही है? सबसे पहले गई नदियन के पास बुझन प्यास, गई नदियन के पास, नदी के पास गई प्यास बुझाने के लिए। वो बोली उसे सागर की आस, वो बोली उसे सागर की आस। अब कित जाऊं, अब मैं कहाँ जाऊं, अब कित जाऊं कौन किनारा,
अब मैं कित जाऊं कौन किनारा, भटकू तरसन दरस तेरा। गई वन में छाव पानी, वन में जंगल में गई, वन में छांव के लिए गई। मनु बैठे उत बंजर कराने, मनु मनुष्य बैठे वहां पे बंजर कराने के लिए भूमि। अब कित जाऊं कौन सहारा, गई वन में छाव पानी, मनु बैठे उत बंजर कराने। अब कित जाऊं कौन सहारा, भटकू तरसन दरस तेरा। गई मंदिर माथा टेकत, मंदिर में गई अपना माथा टेकने के लिए। गई मंदिर माथा टेकत, साव पड़े वहां करुणा बाकत। साव साहूकार लोग, जो इतने बड़े लोग हैं, उच्च लोग हैं, लेकिन वहां क्या करे, वो भीख मांग रहे हैं, और चाहिए और चाहिए। गई मंदिर माथा टेकत, साव पड़े वहां करुणा बाकत। अब कित जाऊं कौन बसेरा, अब कित जाऊं कौन बसेरा, भटकू तरसन दरस तेरा। उसे अब भी दर्शन नहीं हुए हैं, अब भी वो तरस ही रही है। अब वो कहाँ गई, गई फिर भवसागर तट, गई फिर भवसागर तट। मिलिया न कोई नाव न खेवट, मिलिया न कोई, ना नाव मिली ना खेवट मिली। अब कैसे उसे नाव या खेवट मिलेगा, क्योंकि वो तो भवसागर तर के गई है, तो वहां ना कोई नाव होगी ना कोई खेवट होगा, लेकिन मुझसे तो समझ ही नहीं है। अब जानू, अब जानू जब होवे आप उजियारा। उसे अब जाना है क्योंकि उसके मन में अब प्रकाश फैल गया है, उजियारा दिखाई दे दिया है, उसको उजाला दिखाई दिया है। अब उसको वो ज्ञान प्राप्त हुआ है। तब परम कहे, परम परमेश्वर ने कहा, न तरस मैं तेरा। मैं तो तुम्हारे मंदिर में ही हूँ ना, मन मंदिर में ही हूँ, तो तू तरस क्यों रही है, यहाँ वहां क्यों भटक रही है। मैं तो तुम्हारे पास हूँ, मैं तो तेरा ही हूँ। गई फिर भवसागर तट, मिला न कोई नाम न खेवट। अब जानू जब होवे आप उजियारा, तब परम कहे, न तरस मैं तेरा। धन्यवाद। वाह दीपा जी, बहुत बढ़िया। आपने इस कविता के जब काव्य पाठ की शुरुआत की थी तो आपने कहा था कि एक जोगन का इसमें वर्णन है, और जब भी जोगन और भक्ति ये दोनों चीजें एक दूसरे से जुड़ जाती है तो हम सभी के मन में सबसे पहले जो छवि उमटती है, प्रकट होती है, वो होती है संत मीराबाई, है ना। तो मतलब आपकी इस रचना को सुनते हुए मुझे भी उन्हीं की याद आ रही थी कि वो भटक रही है और दर दर मतलब खोज रही है कि कहीं से उसे प्रभु के दर्शन हो जाए, और अंत में उसे इस बात का जब एहसास होता है कि वो तो मेरे मन के अंदर ही है। तो ये जो अवस्था होती है ना, मुझे लगता है इसी अवस्था को पाने के लिए दुनिया में कई संतों ने वर्षों तक साधना की है। और सबसे अच्छी साधनाओं में कहा जाता है कि भक्ति या जो ये नाम साधना या प्रेम रस में जो साधना की जाती है, सबसे सरल मार्ग होता है ईश्वर तक पहुंचने का। तो बहुत अच्छी आपकी यह रचना हमें लगी। हम अब आमंत्रित करते हैं आप सबको। स्क्रीन पर एक विंडो में कुछ अलग सा दृश्य नजर आ रहा होगा, मतलब कि हम सब तो अकेले अकेले नजर आ रहे हैं आपको, पर एक विंडो यहाँ ऐसी भी है कि जहां पर दो लोग एक साथ नजर आ रहे होंगे। अ, तो मुझे लगता है कि आमंत्रित करने का समय हो चुका है माननीय मदन सर को। ये भी सर बता दीजिए आप कवि और उनकी प्रेरणा जी भी जी 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 बिल्कुल बिल्कुल। आपने एकदम दुरुस्त फरमाया कि जब हमने सर से पूछा था कि सर ऐसा क्यों, मैडम भी मतलब प्रस्तुति करने वाली है, कुछ ऐसा लगा था हमें, तो उन्होंने कहा कि नहीं, वो मेरी प्रेरणा है, और प्रेरणा के बिना मैं कैसे अपनी कविता को प्रस्तुत करूंगा लोगों के सामने। तो ये कितनी मतलब मन भावन ऐसी मीठी सी बात लगी एक, कि जिस पर हम सब बहुत ही मन से खुश हुए। सर ये कहना चाहूंगे आपसे कि आपने मुझे अपनी कविता का शीर्षक भेजा था, तो आपने लिखा है कि दस्तक यादों की। मतलब जिंदगी उम्र के साथ साथ जब हम लोग बड़े होते जाते हैं तो जो जमा पूंजी होती है उसमें सबसे इम्पोर्टेंट, सबसे बहुमूल्य चीज होती है, वो होती है हमारी यादें। और यादें बोलने से दो तरह की यादें हो सकती है, मतलब कुछ यादें ऐसी कि जो हम बार बार जिन्हें याद करते हैं, बार बार उनका अनुभव हम लेना चाहते हैं। कुछ यादें ऐसी होती है जिन्हें हम भूल भी जाएं तो कोई फर्क नहीं पड़ता, बल्कि हम चाहते हैं कि भूल जाए। हाँ, आपके लिए तो बहुत अच्छी बात है ये कि आप अपनी यादों को अपने साथ में ही लेकर बैठे हुए हैं।
तो हम सब भी बहुत उत्सुक है आपसे कविता सुनने के लिए। आप जरूर अपनी प्रस्तुति हम सबके सामने रखें। धन्यवाद भैरवी जी, आपने मेरी कविता के बारे में संक्षिप्त शब्दों में बहुत कुछ कह दिया है। मैं सीधे ही कविता पर आता हूँ जी। सबसे पहले तो जनमंगल मंच को नमन करते हुए आप सभी उपस्थित साथियों को मेरा हार्दिक नमस्कार। अब मैं यादों के बारे में बात करता हूँ। देखिए, यादों के बारे में हम सभी जानते हैं, यादें बिना बुलाए आकर मन और मस्तिष्क को पूरी तरह से हिला देती हैं। तो आइए देखते हैं दस्तक यादों की। बेजुबां यादें, बेजुबां यादें दबे पांव आती हैं। बेजुबां यादें दबे पांव आती हैं। जहन में एहसासों को कभी सहला तो कभी खरोंच लगा, खराश दे जाती हैं। दहलीज पर हस्ताक्षर अपने छोड़ जाती हैं। दहलीज पर हस्ताक्षर अपने छोड़ जाती हैं। अब मैं आप लोगों का तवज्जो चाहूंगा। जिस्म यादों का उम्र दराज कभी होता नहीं। जिस्म यादों का उम्र दराज कभी होता नहीं। लिबास भी यादों का कदीम होते हमने देखा नहीं। लिबास भी यादों का कदीम होते हमने देखा नहीं। यादें, हाँ यादें रिश्तों की ख्वाहिशों को बखूबी पहचानती। यादें रिश्तों की ख्वाहिशों को बखूबी पहचानती हैं। लम्हे छिपा कर रखना, बेमौसम बरसना इनकी फितरत है। लम्हे छिपा कर रखना, बेमौसम बरसना यादों की फितरत है। बेहया इतनी चुपके से आकर जीवन की डायरी के बंद सफे बेखौफ बिना पूछे खोल लेती हैं यादें। हाँ, किताबों में बचपन के समय छिपाए सूखे फूल आज भी खिला देती हैं यादें। बचपन में छिपाए सूखे फूल आज भी खिला देती हैं यादें। मोहब्बत यादों को इस कदर है हमसे, मोहब्बत यादों को इस कदर है हमसे, बेवफाई भी हमारी रुसवाई कभी न बनी। बिना बुलाए याद आती रही यादें, बिना बुलाए आती रही यादें। कभी बागों से शबनम के कतरे बटोर कंधे पर हाथ रख पीठ सहलाती हैं यादें। वाह वाह। तो कभी सिसकी लिए आईना पहुंच गहरी टीस दे जाती हैं यादें। तब आईना पहुंच गहरी टीस दे जाती हैं यादें। जितना भुलाओ उतना और याद आती हैं यादें, और याद आती हैं यादें। और फरमाएं, तार तार होते हुए सपने टुकड़े टुकड़े खोती आवाजों को सिलकर रखती हैं यादें। तार तार होते सपनों और टुकड़े टुकड़े खोती आवाजों को सिलकर रखती हैं यादें। श्वासों के जिंदा होने और बेबसी के एहसासों को अश्क से आंख धोकर दिखाती हैं यादें। बेबसी के एहसासों को अश्क से आंख धोकर दिखाती हैं यादें। दस्तक यादों की दरवाजों पर खुशबुओं के गीत गुनगुनाती है। दस्तक यादों की खामोशी की सदा सुनाती है। दस्तक यादों की सपनों की प्यास बुझाती है। दस्तक यादों की बस दिल को बहलाती है। दस्तक यादों की दिल को बहला जाती है। धन्यवाद। वाह, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। आपकी कविता के बारे में मैं इतना ही कहना चाहूंगी कि आपने तो बता दिया कि यादें क्या क्या होती है। आपने पता नहीं उन्हें क्या क्या कह दिया, बेहया कह दिया, बेबस कह दिया, बहुत कुछ कह दिया, लेकिन हमारे लिए ये बेहतरीन याद बन गई है। इतना जरूर कह सकते हैं, आपकी ये जो कविता है ये हम सबकी यादों में भी निश्चित ही बस चुकी है। और हम आपसे बार बार ऐसी कविताएं सुनना चाहेंगे। साथ में सर आपको एक और बात कहना चाहूंगी कि आपका जो कविता पढ़ने का, काव्य पाठ करने का जो तरीका है वो भी वाकई में बहुत अच्छा है। इससे हम सबको बहुत कुछ सीखने मिलेगा और हमारा उद्देश्य भी यही तो है। मतलब हम सब आज इस जनमंगल के स्टेज पर
इस मंच पर एकत्रित हुए हैं। तो आप सबको ये भी बता दूं कि जनमंगल के द्वारा अलग-अलग भाषाओं में काम करने की कोशिश जारी है, जिसमें ये एक छोटी सी कोशिश है। जैसे कि आप सब लोग जानते हैं कि हमारे सभी भारतीय भाषाओं की जननी है संस्कृत। तो संस्कृत विभाग भी हमारा कार्यरत है। मराठी में तो काम हो ही रहा है, साथ ही हिंदी में हम लोग थोड़ा हाथ पैर मारने की कोशिश कर रहे हैं। और आई एम वेरी श्योर, मुझे आज पूरा पूरा यकीन हो रहा है इस बात का कि आप सब जैसे जो हमारे सहकारी है वो निश्चित ही हमें डूबने से तो बचा ही लेंगे, डूबने तो निश्चित ही नहीं देंगे। तो इस विश्वास के साथ हमारा हिंदी विभाग भी बहुत अच्छा काम इस साल करेगा, ऐसी हम आशा करते हैं। साथ में आप लोग जानते ही होंगे कि हमारा इंग्लिश विभाग जो है, मतलब आप सबको आज ये देखने मिल रहा है कि हम घर से बाहर निकलते हैं। कुछ सालों पहले तक सीन ऐसा था कि हम घर से बाहर निकलते थे और हिंदी में बात करते थे। अब सीन बदल रहा है, हम घर से बाहर निकलने पर इंग्लिश में बात करना शुरू कर देते हैं कई बार। तो वो भी एक जरूरत है, समय के हिसाब से हमें अपने आप को तो बदलना होता ही है, पर हमारी जो ओरिजिनलिटी है, हमारा जो पुरातन ज्ञान है या हमारी जो पुरातन भाषाएं हैं, इन्हें हमें हाथ से छूटने नहीं देना है। तो इसी कोशिश में आज का यह कार्यक्रम वाकई में आपकी कविता याद बनकर हम सबके मन पर दस्तक देती रहेगी। इस कामना के साथ कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं। आमंत्रित करते हैं हम माननीय सुचित्रा जी बाकरे को। धन्यवाद भैरवी जी। कविताओं का सिलसिला तो बहुत ही सुंदर चल रहा है, उसी में मेरी स्वलिखित एक कविता पढ़ना चाहूंगी। नाम है जिक्र जिंदगी का। नाम है जिक्र जिंदगी का। मोहब्बत की नुमाइश का जिक्र बाकी है। मोहब्बत की नुमाइश का जिक्र बाकी है। टूट चुकी हूँ बस बिखरना बाकी। कुछ कमी सी रह गई है शायद मेरे ही दिल में। कुछ कमी सी रह गई है शायद मेरे ही दिल में। थोड़ा सा एहसास है वह भी जाना बाकी। सोचती हूँ वफा से बेवफा क्यों हुई। सोचती हूँ वफा से बेवफा क्यों हुए। मेरी आंखों में अब सिर्फ नमी सी बाकी है। मेरी आंखों में अब सिर्फ नमी सी बाकी। खुशी का मुखौटा लिए चहक रहे हैं हम। खुशी का मुखौटा लिए चहक रहे हैं हम। हंसी में छिपी खामोशियां बाकी है। हंसी में छिपी खामोशियां बाकी है। उम्मीद से बैठे हैं इंतजार में एक पल का। उम्मीद से बैठे हैं इंतजार में एक पल का। झूठी खुशियों का अब आना बाकी है। झूठी खुशियों का अब आना बाकी है। लास्ट शेर कहना चाहूंगी। पी जाएंगे जहर हंसते हंसते लोगों। पी जाएंगे जहर हंसते हंसते लोगों। बस आखिरी एक पल का जीना बाकी है। बस आखिरी एक पल का जीना बाकी। बहुत अच्छा, बहुत सुंदर सुचित्रा जी। वाह एक पल में सुचित्रा जीना, जी, वाह बहुत सही सुंदर। में थैंक यू। मतलब सुचित्रा जी के बारे में आप सबको अवगत कराना चाहूंगी कि हमारे मराठी विभाग में जो सक्रिय लोग हैं उनमें से सुचित्रा जी एक है। और स्क्रीन शेयर करने वाले सभी की काफ़ी अच्छी अच्छी किताबें अब तक प्रकाशित हो चुकी है। सुचित्रा जी का भी मराठी काव्य संग्रह एक प्रकाशित हुआ है, चंद्र लहरी इस नाम से। तो आप हिंदी भाषिक भाई बहनों से भी एक ये निवेदन रहेगा कि आप भी मराठी का आनंद लीजिए, कभी मराठी कार्यक्रमों का भी मजा लीजिएगा, मराठी पढ़ने का भी आनंद लीजिए। बहुत अच्छी बात है ये एक कि हिंदी और मराठी दोनों इतनी घनिष्ठ सखियां हैं कि उनकी लिपि भी एक ही है। मतलब उन्होंने वहां भी कोई भेद नहीं छोड़ा कि चलो हम मिलजुल कर ही सब करें। ऐसा एक जो भाव है हिंदी और मराठी इन दोनों भाषाओं में, वह उसकी लिपि में भी झलकता हुआ हमें मिलता है। तो सुचित्रा जी, काफी दिनों बाद, अरसे बाद आपसे कुछ हिंदी सुनने मिला, शायद पहली बार। कहना चाहेंगे आपसे भी कि रेगुलर लिखते रहिएगा आप, क्योंकि ये एक इतनी सुंदर और इतनी मधुर भाषा है। मतलब मुझे याद है थोड़ा खुद के बारे में बोलने का मैं मोह नहीं टाल पा रही हूँ। मैंने जब लिखना शुरू किया था कक्षा 7वीं में,
तो मैंने हिंदी में लिखना शुरू किया था। मैं एक ऐसे शहर में रहती हूँ कि जहाँ पर मराठी से ज़्यादा लोग हिंदी में बात करते हैं, हिंदी को ही पसंद करते हैं ज़्यादा। तो मेरा लिखना ही मराठी से पहले हिंदी में शुरू हुआ, और हम जो भाषा का प्रेम कह सकते हैं ना, वो पहला प्रेम मराठी की जगह हिंदी से ही रहा। उसके बाद मराठी मातृभाषा थी तो आती ही थी, कोई उसमें सवाल ही नहीं। लेकिन ये एक बहुत ही सुंदर भाषा है, एंड रियली मतलब क्या कहे इसके बारे में। कविता के मधुर माध्यम भाषा से सुने तो मुझे लगता है ज्यादा अच्छा रहेगा। आमंत्रित करते हैं रश्मि जी को। बहुत समय से देख रही हूँ, एकदम शांत और प्रसन्न चेहरा लिए ये ताक रही है कि कब कब मेरा नंबर आएगा और कब मुझे भी मतलब अपनी रचना प्रस्तुत करने का अवसर मिलेगा। तो रश्मि जी ने मुझे उनकी कुछ कविताएं भेजी थी जो मैंने पढ़ी, और मुझे लगता है कि मैं उन कविताओं के बारे में कुछ कहूं, उससे अच्छा है कि पहले हम उनसे उनकी रचनाएं सुने। आमंत्रित है रश्मि जी आप। धन्यवाद भैरवी जी। मंच को नमन करती हूँ। आप सभी श्रोताओं को प्रणाम। मेरी कविता का शीर्षक है थोड़ा थोड़ा चुभता है। मेरी ही शाखों पर एक दिन, मेरी ही शाखों पर एक दिन जिन सपनों ने आकार लिया, उन सपनों का मुझको यूं ठुकराना थोड़ा थोड़ा चुभता है। वाह। हर पतझड़ के बाद में फिर से हरी भरी हो उठती हूँ, हर पतझड़ के बाद में फिर से हरी भरी हो उठती हूँ, बस टूटे पत्तों का साथ ना आना थोड़ा थोड़ा चुभता है। मेरे जिंदा दिल शहरों की, मेरे जिंदा दिल लम्हों की जो शहर मिसालें देता था, मेरे जिंदा दिल लम्हों की जो शहर मिसालें देता था, उस उसकी सूनी गलियों का वीराना थोड़ा थोड़ा चुभता है। मैंने खुद से भी पहले जिनकी खुशियों की चिंता की, उन अपनों का मुझे सताना थोड़ा थोड़ा चुभता है। उन मुक्त द्विजों सी यहाँ वहाँ मैं सदा उड़ाने भरती हूँ, उन मुक्त द्विजों सी यहाँ वहाँ मैं सदा उड़ाने भरती हूँ, पिंजरे में पंछी का शोर मचाना थोड़ा थोड़ा चुभता है। नदियों की कलकल में भी तो मीठा सा कोलाहल है, नदियों की कलकल में भी तो मीठा सा कोलाहल है, नदियों पर सरहद बनवाना थोड़ा थोड़ा चुभता है। वाह वाह, परिवर्तन की सोच बहुत कोई, सुंदर। परिवर्तन की सोच कोई कल्पना का एक शहर बसाता, फिर झटके से बुनियादें हिल जाना थोड़ा थोड़ा चुभता है। मुझको ईश्वर के होने से कभी कोई इनकार नहीं, मुझे ईश्वर से कोई इनकार, किंतु धर्म हेतु दंगे फैलाना थोड़ा थोड़ा चुभता है। तपती दोपहरी के बाद सभी को शाम सुहानी लगती है, तपती दोपहरी के बाद सभी को शाम सुहानी लगती है, पर किसी गरीब का भूखे सो जाना थोड़ा थोड़ा चुभता है। और आखिरी पंक्तियों पर आपका आशीर्वाद चाहूंगी। सब मसलों को भूल कभी सब मसलों को भूल कभी मैं अपनी खातिर जी तो लूं, पर रोती बस्ती में मुस्काना थोड़ा थोड़ा चुभता है, थोड़ा वाह थोड़ा वाह चुभता वाह 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 वाह, वाह। बहुत है। खूब रश्मि जी। बहुत मजा रश्मि आया। जी क्या कहे हम, मतलब आपने तो निशब्द कर दिया वाकई में। बहुत कि मतलब मैं शब्दों को समेट ही नहीं पा रही हूँ कि क्या कहूँ। मतलब कि ऐसी बहुत सारी बातें होती है जीवन में जो हमें थोड़ी थोड़ी चुभती रहती है ना, लेकिन हम उनके बारे में ना कभी सोचते हैं, ना उनकी ओर तवज्जो देते हैं, ना उनका कहीं जिक्र भी करते हैं। ये भी तो एक चुभने वाली बात है कि हम बोलते ही नहीं है, बस चुभने वाली चीजों को लेकर जिंदगी को आगे बढ़ाते रहते हैं। ये एक बहुत अच्छा है कि आपने बोला कि क्या क्या चुभता है। ऐसी वाकई में कई सारी वास्तविकताएं हैं जिनको सोचकर इंसान मतलब मन में कांप जाता है। जो बोलते हैं ना, आज की हम अगर परिस्थिति देखें, हम जो समाज का चित्र आज देख रहे हैं, जो दुनिया का चित्र देख रहे हैं, कहीं ऐसा ना हो जाए मन में, बस यही एक डर है कि आपको आगे आने वाली कोई कविता बहुत ज्यादा चुभता है ऐसी लिखनी पड़े। तो उससे बेहतर है उससे पहले हम सब लोग संभल जाए और दुनिया को थोड़ा सा मतलब लाइन पर लाने की कोशिश करे, ऐसा कुछ करना पड़ेगा। और उसी का एक माध्यम ये कविताएं भी होती है। हर व्यक्ति जो कविता सुनता है वो क्या सुनता है या वो अपने साथ क्या ले जाता है। जब हम किसी काव्य गोष्ठी को सुनने जाते हैं, कविताएं सुनते हैं, पढ़ते हैं, तो उसका कहीं तो भी मन में, जहन में एक गहरा असर रहता है जो हमें कई दिनों तक सोचने पर मजबूर करता है कि क्या परिवर्तन करे, मैं क्या कर सकता हूँ या मैं क्या कर सकती हूँ। ये जो सही राह पर
सोच को लाने का काम है। ये काम होता है वाकई में लेखकों का और कवियों का, और यही मार्गदर्शन हमें हमारे वरिष्ठों से, इस समूह के जो प्रमुख है, उनसे हमेशा मिलते रहता है कि लेखक ने क्या लिखना चाहिए या कवि ने क्या लिखना चाहिए। तो रश्मि जी, आपकी इस कविता के बारे में निश्चित ही यही कामना करना चाहूंगी कि आपको जीवन में कभी भी ऐसे कविता न लिखनी पड़े जिसमें आपको बहुत ज्यादा चुभता है इन शब्दों का इस्तेमाल करना पड़े। तो इसी कामना के साथ हम आगे बढ़ते हैं। आमंत्रित करते हैं माननीय विशाखा जी राजे को कि वे अपनी रचना हम सबके सामने प्रस्तुत करें। विशाखा जी। नमस्कार, मैं विशाखा राजे। हाँ, आवाज आ रही है मेरी? जी जी जी, हेलो? बोलिए बोलिए। आवाज आ रही है? हाँ। सृष्टि में बहुत सी चीजें ऐसी हैं जिनसे हमें कुछ ना कुछ सीखने को मिलता है, बस हमारा नजरिया उस तरीके का होना चाहिए। इसी के लिए मैं 2 शब्द कहना चाहूंगी। कांटों की शुक्रगुजार हूं मैं, उन्होंने फूलों को संभाला है। कांटों की शुक्रगुजार हूं मैं, उन्होंने फूलों को संभाला है। खुशबू से सीखा महकना क्या है, खुशबू से सीखा महकना क्या है, हवा ने सिखाया लहरना क्या है, हवा ने सिखाया लहरना क्या है। ढलान पे संभल कर चलना आया, ढलान पे संभल कर चलना आया, ऊंचाई से गहराई का अंदाज मन भाया, ऊंचाई से गहराई का अंदाज मन भाया। नजर गर होगी मुसाफिर तेरी, नजर गर होगी मुसाफिर तेरी तो हर शय कुछ बताती जाएगी तुझे भी। नजर गर होगी मुसाफिर तेरी तो हर शय कुछ बताती जाएगी तुझे तो। बस भगवान की नियत अजीब होगी, बस ध्यान रखना कि भगवान की नियत कैसी है और क्यों बदलेगी, इस पे जरा थोड़ा अपना अपने नसीब से ध्यान देना पड़ेगा। बस भगवान की नियत अजीब होगी, समझते समझाते तबीयत नासाज होगी, समझते समझाते तबीयत नासाज होगी। धन्यवाद। धन्यवाद विशाखा जी। आपकी रचना में भी आपने जो एक बात रखने की कोशिश की है, थोड़ी सी आशा, थोड़ी सी निराशा, ऐसे जो सारे मतलब सम्मिलित किए हुए जो भाव है, वो वाकई में मन को बहुत ही प्रसन्न कर गए, छू गए। और आपसे भी यही उम्मीद करते रहेंगे कि मराठी में तो आप बहुत अच्छा लिखती है। कवड़सा नाम से इनका एक मराठी काव्य संग्रह कुछ महीनों पहले ही प्रकाशित हुआ है। तो आप हिंदी में भी हम सबके लिए जल्दी एक ऐसी बहुत अच्छी सी किताब लेकर आए, ऐसी शुभकामनाओं के साथ कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं। मैं आमंत्रित कर रही हूँ माननीय शोमा जी को कि शोमा जी अभी अपनी कविता हम सबके सामने प्रस्तुत करें। नमस्कार सबको, मेरा बहुत सारा प्यार और नमस्कार। ये जन मंगल प्रोग्राम में सबको स्वागत है। मैं एक इंग्लिश की जूनियर कॉलेज की लेक्चरर हूँ। अच्छा। लेकिन बचपन से ही थोड़ा सोचकर इंग्लिश में, कभी हिंदी में, तो इंग्लिश पढ़ाते पढ़ाते कभी ऐसा लगता है कि पोइट्री भी लिखना शुरू करना चाहिए। तो पोइट्री इंग्लिश में करते हैं, लेकिन कभी कभार दिल की ख्वाहिशें पेश करने के लिए हिंदी भी मतलब माध्यम बहुत ही सरल लगता है। तो एक छोटी सी कविता पेश है जी। अधूरी दास्तां। वो दास्तां ही अधूरी सी थी, वो दास्तां ही अधूरी सी थी, जिसकी कहानी ही अनसुनी सी थी। वो दास्तां ही अधूरी सी थी, जिसकी कहानी ही अनसुनी सी थी। तुम सोच भी नहीं सकते ऐसी मायूस उसकी जिंदगानी भी थी। तुम सोच भी नहीं सकते ऐसी मायूस उसकी जिंदगानी भी थी। बेशक गुमनामी में ही रही, बेशक गुमनामी में ही रही, लौ जल बुझती सी थी। बेशक गुमनामी में ही रही, लौ जल बुझती सी थी। कभी चिराग
ना सकी हौसलों का, कभी चिराग बन ना सकी हौसलों का, जलते ऐसे दिए कि वो बाती सी थी, जलते ऐसे दिए कि वो बाती सी थी। अरमान जिसे रोशन जहां का, अरमान जिसे रोशन जहां का, क्यों लगे वो अंधेरा अमावस का। अरमान जिसे रोशन जहां का, क्यों लगे वो अंधेरा अमावस का। चहकती चिड़ियों की मल्हार बने, चहकती चिड़ियों की मल्हार बने, वो ना चाहती दुनिया उसकी वीरान बने, वो ना चाहती दुनिया उसकी वीरान बने। दास्तां भी होगी पूरी ये ऐसी, दास्तां भी होगी पूरी ये ऐसे, सुनेगा जमाना जिंदा दिल वो कैसी, सुनेगा जमाना जिंदा दिल वो कैसी। तुम मुस्कुरा के पुकारो तो सही, तुम मुस्कुरा के पुकारो तो सही, जी उठेगी वो फिर से कहीं। तुम मुस्कुरा के पुकारो तो सही, जी उठेगी फिर से वो फिर से कहीं। मुकम्मल तुम उसका जहां कर दो, मुकम्मल तुम उसका जहां कर दो, एक बार मिलके बस हाँ कर दो, एक बार मिलके बस हाँ कर दो। शुक्रिया, थैंक यू। वाह शोमा जी, जितनी मिठास आपके आवाज में है ना, उतनी ही मिठास आपकी कविता में भी थी। मतलब ऐसा लग रहा था शुरुआत में मुझे सुनते हुए कि कहीं ये कोई दर्द भरी कविता तो नहीं है, पर बाद में वो जो वातावरण में कविता ने पूरा रंग भर दिया और जो आशा के इंद्रधनुषी रंग फैले, उसकी चमक आपके चेहरे पर भी साफ साफ नजर आ रही है। जब बहुत भी मैं आपकी कविता इस हिंदी विभाग वाले समूह में पढ़ती थी, मुझे हमेशा बड़ी उत्सुकता रहती थी आपसे मिलने की, आपसे बात करने की कि कैसी होगी शोमा जी, कौन होगी। तो आज आपसे मिलकर वाकई में हम सभी को बहुत बहुत खुशी हो रही है। और जो मन को सबसे ज्यादा भाने वाली बात है आपके व्यक्तित्व में, वो है आपकी मुस्कान और आपके चेहरे पर जो एक मासूमियत नजर आ रही है, बच्चों जैसी। मुझे लगता है आपसे आपके कोई विद्यार्थी डरते ही नहीं होंगे। जब भी आप पढ़ाती होंगे ना, किसी के मन में कोई डर ही नहीं रहता होगा आपके बारे में। जी, तो काफी अच्छा लगा आपकी कविता सुनकर। और ऐसा ही जैसा आपने अपनी कविता में कहा है कि बस एक बार मिलकर हाँ तो कह दो तो सब कुछ अच्छा हो जाता है। इसी कामना को मन में रखते हुए कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं। और अब मैं आमंत्रित कर रही हूँ माननीय श्रेया सरनाइक इनको, जो जनमंगल विभाग की मुख्य संगठक के रूप में पदभार इन्होंने संभाला हुआ है। और तीन तीन कविताओं की किताबें, एक उपन्यास की तरह, मतलब जिसे हम ललित लेखन कहते हैं, उस तरह की एक आप इमेजिन शायद नहीं कर पाएंगे, या कीजिएगा तो बहुत ही आनंद आएगा आपको, कि राधा और कृष्ण अगर एक दूसरे को खत लिखते तो वो उन खतों में क्या लिखते। तो इसी तरह के पत्रों का एक पुस्तक इनका प्रकाशित हुआ है हृदयस्थ नाम से। जानी मानी लेखिका कवयित्री है भाई। जल्दी इनकी एक हिंदी किताब आ रही है गुफ्तगू नाम से। तो हम जो कहते हैं ना, जिन लोगों के बारे में हम कह सकते हैं कि भगवान जब देता है तो बहुत सारा कुछ दे देता है एक साथ छप्पर फाड़ के, तो कुछ वैसी वाली बात है। और इनकी किताब का तो हम सभी को बेसब्री से इंतजार रहता ही है, रहेगा भी। और अच्छी कवयित्री है, काफी अच्छा लिखती है। मतलब मैं पर्सनली इनकी कविताओं को हिंदी हो या मराठी हो बहुत पसंद करती हूँ। तो आमंत्रित करते हैं श्रेया जी को और सुनते एक हैं। बात कहना चाहूंगी श्रेया जी के बारे में, उन्होंने कुछ कविताएं मारवाड़ी भाषा में भी लिखी है। जी और जी जी जी, हाँ। गॉड गिफ्ट है उनका कि वो इतनी लैंग्वेज भाषाओं में कविता लिखती है, इंग्लिश में भी लिखती है, हिंदी में भी लिखती है, मराठी तो है ही। और उन्होंने कुछ कुछ कविताएं जो मुझे भेजी है वो मारवाड़ी भाषा में भी है और बहुत सुंदर है। तो सुनते हैं इनसे ही अब एक अच्छी सी मन भावन सी कविता। धन्यवाद भैरवी जी। आपने कह दिया कि भगवान जब देता है तो छप्पर फाड़ के देता है, तो आप जैसी टीम के साथ काम करते वक्त मुझे ये रोज एहसास होता है बिल्कुल कि सचमुच भगवान जब देता है तो छप्पर फाड़ के ही देता है। धन्यवाद। मेरी कविता का शीर्षक है अनोखा इत्र। मुक्त छंद साहित्य विधा में यह कविता लिखी हुई है। अनोखा इत्र।
मुझे मालूम है तुम्हें इत्र बहुत पसंद है, मुझे मालूम है तुम्हें इत्र बहुत पसंद है, गुलाब का, जूही का, चंपा का, मोगरे का। दुनियादारी के लिए यहाँ वहाँ फिरोगे और अगर कोई इत्र फरोश दिखा तो जरूर रुकना, मेरे लिए इत्र जरूर खरीदो। दुनियादारी के लिए यहाँ वहाँ फिरोगे और अगर कोई इत्र फरोश दिखा तो जरूर रुकना, मेरे लिए इत्र जरूर खरीदना। पायदान चढ़कर दुकान में जाना, दुकान मालिक पूछेगा कौन सा इत्र चाहिए। पायदान चढ़कर दुकान में जाना, दुकान मालिक पूछेगा कौन सा इत्र चाहिए। तुम झिझकते हुए कहना खास लोगों के लिए खास इत्र दिखाना। चलो, इससे ये तो पता चला कि मैं आम लोगों में नहीं आती। वह मालिक तुम्हें कई बोतलें दिखाएगा, हरी, नीली, लाल, पीली बोतलें। वह मालिक तुम्हें कई बोतलें दिखाएगा, हरी, नीली, लाल, पीली बोतलें, सुंदर सुंदर नक्शी वाली महंगी बोतलें। तुम हर एक इत्र का फाया अपनी जेब में रखना और फिर पूछना कोई अलग इत्र है। तुम हर एक इत्र का फाया अपनी जेब में रखना और फिर पूछना कोई अलग इत्र है। वो घूर के तुम्हें देखेगा, तुम हंसकर कहना मुझे बीती रूमानी यादों का इत्र चाहिए। वाह। वो घूर के तुम्हें देखेगा, तुम हंसकर कहना मुझे बीती रूमानी यादों का इत्र चाहिए। बहुत भीनी भीनी होती है उसकी सुगंध, मन से उतरती ही नहीं। बहुत भीनी भीनी होती है उसकी सुगंध, मन से उतरती ही नहीं। जब यादों का इत्र घुलता है हवा में, नशा सा छाता है, कतरा कतरा, जर्रा जर्रा थर्रा उठता है, दिल का पत्थर पिघल जाता है। अतीत की काल नदी बहक जाती है, सांसें महक जाती है, कोयल मन में चहक जाती है, आंखों में चमक आती है, सोए अरमानों को ललक आती है। जब यादों का इत्र घुलता है हवा में, नशा सा छाता है, कतरा कतरा, जर्रा जर्रा थर्रा उठता है, दिल का पत्थर भी पिघल जाता है। अतीत की काल नदी बहक जाती है, सांसें महक जाती है, कोयल मन में चहक जाती है, आंखों में चमक आती है, सोए अरमानों की ललक आती है। दुकानदार कहेगा ऐसा इत्र दुनिया में नहीं होता, मैंने कभी सुना ही नहीं है। दुकानदार कहेगा ऐसा इत्र दुनिया में होता ही नहीं है, मैंने कभी सुना नहीं है। वो कहेगा, वो पूछेगा कहाँ होता है ऐसा इत्र, कहाँ होते हैं इसके फूल, ये बगीचे कहाँ होते हैं। तुम कहना ये बड़े नाजुक फूल होते हैं, तुम कहना ये बड़े नाजुक फूल होते हैं, जबरन हाथ लगाओ तो मुरझा जाते। वाह वाह। जबरन हाथ लगाओ तो मुरझा जाते हैं, बड़ा संजीदा नाजुक मामला होता है, कभी कभी सरदर्द झमेला होता है। बड़ा संजीदा नाजुक मामला होता है, कभी कभी सरदर्द झमेला होता है। इसके फूल ख्वाबों में खिलते हैं, ख्यालों में पलते हैं, रातों की सुनहरी धूप में टहलते हैं, रातों की सुनहरी धूप में टहलते हैं, जख्म जख्म बनकर हर कतरा छीलते हैं। दुकानदार पूछेगा क्या होता है इसका रंग, गुलाबी, लाल, आसमानी। दुकानदार पूछेगा क्या होता है इसका रंग, गुलाबी, लाल, आसमानी। तुम हंसकर कहना जी नहीं, रूमानी। वो रूमानी इत्र मेरे लिए तुम जरूर लाना, मैं महकना चाहती हूँ। कि कब तुम भी मेरे जैसा महकोगे, वो इत्र जरूर लाना, जिनकी खुशबू में सिर्फ हमारे रूमानी पल है, वो इत्र जरूर लाना। वाह वाह वाह, क्या बात, क्या बहुत बढ़िया। तो भाई अब बहुत आपने जब इतने सुंदर और इतने खुशबूदार इत्र की बात की है, तो अब जरा ये भी बता दीजिए सभी को, क्योंकि इस स्क्रीन पर जितने भी चेहरे हैं ना, सभी के मन में इस इत्र को पाने की लालसा जाग उठी है अब। तो अब ये इत्र डेफिनेटली कहाँ मिलता है और हम सबको कब, कहाँ, कितने बजे और साथ में क्या क्या लेकर पहुंचना पड़ेगा, ये आप जरा बताएंगी तो बहुत मेहरबानी होगी। ऐसे में आपसे दरख्वास्त करना चाहती हूँ। आपकी आवाज जा रही है। देखिए ये ऐसे शरारतें करती है हमेशा, जब इनसे कोई काम की बात पूछो ना तो इनकी आवाज बंद हो जाती है, या फिर बोलती है कि मतलब देखो सबके सामने बात क्या आ रही है कि इन्होंने जवाब भी दिया और क्या कहा ये दुनिया को पता भी नहीं चला। तो ऐसी है हमारी शरारती श्रेया जी है। अब ना
हमारा जो फर्स्ट राउंड था उसके अंतिम छोर में हम लोग पहुंच चुके हैं। अब भाई इतना अच्छा मंच है और श्रोता भी अच्छे ही है और मैं भी थोड़ा बहुत लिख ही लेती हूँ, तो फिर मैं अपने आप को कैसे रोक पाऊंगी ना कि इतने अच्छे मंच पर मुझे भी अपनी कुछ रचना प्रस्तुत करने का अवसर मिले और मैं उसे खो दूं, तो ये तो बहुत बड़ी बात हो जाएगी, मतलब तौहीन वाली बात हो जाएगी, मंच का अपमान हो जाएगा। बस इसलिए, वरना मेरी कोई ऐसी प्लानिंग नहीं थी कि मैं भी कुछ प्रस्तुत करूं। बस मैं चाहती हूँ कि आप लोगों के साथ मेरा नाम जुड़ जाए, इसलिए मैं भी कुछ 4 पंक्तियां आप सबके सामने प्रस्तुत करना चाहती हूँ। स्वागत है वैल्वी जी। जी शुक्रिया। कविता सुनिएगा। जाने कहाँ मिला उसे मेरा पता, जाने कहाँ मिला उसे मेरा पता, वो मेरे घर आ गया। बोला बरसों बाद सहेली तेरा शहर याद आ गया। जाने कहाँ मिला उसे मेरा पता, वो मेरे घर आ गया। बोला बरसों बाद सहेली तेरा शहर याद आ गया। गम मिलने आया था मुझे, गम मिलने आया था मुझे, थाम कर बोला मेरा हाथ, तो शायर है ना यारा, रहने दे मुझे अपने साथ। अड़ा रहा, अड़ा रहा, तो थामे रहना, मैं तेरा हो जाता हूं। गम अड़ा रहा, तो थामे रहना, मैं तेरा हो जाता हूं। सहला दे जरा प्यार से, तेरी आगोश में सो जाता हूं। देखो पल भर को मैं भी उसके बातों में आ गई, पल भर को मैं भी उसकी बातों में आ गई। यूं रिझाने की उसकी अदा मुझको बड़ी भा गई। गम हो गया खुशनुमा तब, गम हो गया खुशनुमा तब, मैंने प्यार से जो सहला दिया, वह खुशी में बदलने लगा। देखो गम को मैंने बहला दिया। जान गया है वो हकीकत तब से, जान गया है वो हकीकत तब से, शायर दर्द दिल दिल में छुपा लेता है। जान गया है वो हकीकत तब से, शायर दर्द दिल दिल में छुपा लेता है। आंखों से बहने नहीं देता कभी, नगमों में करीने से सजा लेता है, नगमों में करीने से सजा लेता है। धन्यवाद। बहुत बहुत बढ़िया। बहुत खूब। धन्यवाद। बहुत सुंदर वैल्वी जी, बहुत ही सुंदर, बहुत सुंदर प्रस्तुति, उतनी ही सुंदर ढंग से आपने प्रस्तुत किया। जी शुक्रिया। तो अब मैं आप सभी से एक बात पूछना चाहती हूँ। हमारा यह कार्यक्रम बहुत मतलब इसमें एक एक रंग पादान पर चढ़ते जा रहे हैं, हम लोग आगे आगे बढ़ते जा रहे हैं। आप सबको ऐसा लग रहा है ना कि हमें और एक राउंड लेना चाहिए? जी है ना? तो क्यों ना हम सभी और एक एक कविता का आनंद ले, और बस अभी हम इतना करेंगे कि थोड़ा फास्ट लेंगे ताकि हमारे दर्शक भी उसका मजा अंत तक ले पाए। तो चलिए आमंत्रित करते हैं राज जी को। राज जी। ऐसा करते हैं राज जी थोड़ा सा रेडी हो जाए, तब तक हम सुमेधा जी से उनकी कविता सुनते हैं। उनकी इस कविता का ये जो प्रस्तुति अभी हमारे सामने वो करने वाली है, उसका शीर्षक है मिट्टी। धन्यवाद भैरवी जी। जी अभी रशिया और यूक्रेन युद्ध चालू है और सब तरफ तबाही है, आक्रोश है और पूरा जग महायुद्ध की तरफ यानी विनाश की तरफ अपने कदम बढ़ा रहा है। तो हमारे जैसे जो संवेदनशील कवि रहते हैं या कवयित्रियां रहती है, वो मन से अस्वस्थ हो जाती है और फिर वो अपनी मन की अस्वस्थता शब्द रूप ले लेती है। तो उसी के ऊपर मैंने जो रचना की है उसका नाम है मिट्टी। क्या ये मिट्टी मेरे देश की है या किसी और देश की? क्या ये मिट्टी मेरे देश की है या किसी और देश की? हाँ, क्या फर्क पड़ता है, उससे मेरा क्या वास्ता, मैं तो जिंदगी के मुसर्रतों में डूबा हुआ हूँ। फर्क पड़ता है तब, फर्क पड़ता है तब जब उस देश की मिट्टी रंग जाती है लहू रंग में और वही रंग नदियों से बहता, सागरों से गुजरता
कर देता है मेरी देश की मिट्टी को रक्तीम। जब उस देश की मिट्टी रंग जाती है लहू रंग में और वही रंग नदियों से बहता, सागरों से गुजरता कर देता है मेरी देश की मिट्टी को रक्तीम। तब एहसास होता है उस मिट्टी के दर्द का, तब एहसास होता है उस मिट्टी के दर्द का, उस पर गिरे लहू के एक एक बूंद का, अश्कों का और उसके तले दबे हुए आक्रोश का। अब फर्क पड़ता है क्योंकि मिट्टी चाहे मेरे देश की हो या उस देश की, मिट्टी चाहे मेरे देश की हो या उस देश की, फसलों के साथ कांटे उधर भी उगते हैं इधर भी, विनाश के बीज वहां भी बोए गए हैं यहाँ भी। अब अच्छी तरह वाकिफ हो गई हूं इस भद्दे सच से, अब अच्छी तरह वाकिफ हो गई हूं इस भद्दे सच से, आखिरकार उस मिट्टी जैसा हाल कल मेरे मिट्टी का भी होगा, उस मिट्टी जैसा हाल कल मेरे मिट्टी का भी होगा। धन्यवाद। वाह, बहुत बढ़िया सुमेधा जी। जो एक क्या कह सकते हैं हम कि सच्चाई, हकीकत आज की परिस्थिति की जो है वो आपने इस कविता के माध्यम से बहुत सटीक रूप में हम सबके सामने रखी। सही बात है ये कि मिट्टी का भी अब बंटवारा होने लगा है, तेरी मिट्टी मेरी मिट्टी। मिट्टी पहले मिट्टी हुआ करती थी, हवा हवा, पानी पानी होता था, लेकिन अब पानी का भी बंटवारा होता है, पानी को लेकर लड़ाइयाँ होती है, युद्ध होते हैं, मिट्टी को लेकर भी युद्ध और लड़ाइयाँ होती है। वो दिन भी शायद दूर नहीं होगा कि जब हम लोग मेरा ऑक्सीजन तेरा ऑक्सीजन कह के भी लड़ना शुरू कर देंगे। आज तुमने थोड़ा सा ज्यादा ऑक्सीजन लिया है, हमारे घर का ऑक्सीजन आज तुमने चुराया है, शायद ऐसी लड़ाई भी आने वाले भविष्य में हमें कहीं देखने मिल जाए तो बहुत अचरज या आश्चर्य की बात नहीं होगी। आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने हम सब तक इस विचार को पहुंचाया। आमंत्रित करते हैं राज जयराज जी को। राज जी। जी 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 मैम। हाँ, जी मैम, शुरू कीजिएगा आप अपनी प्रस्तुति। जी जी जी, एक मिनट है, एक मिनट। हाँ हाँ, दीपा जी आप अपने आप को तैयार रखिए, अगली कविता आपको प्रस्तुत करनी है। मेरी दूसरी जो कविता है वो थोड़ी उर्दू में लिखी हुई है। जी बिल्कुल। शब्द में, हाँ जी, तो मैं उसका मीनिंग बताते जाऊंगा, जी थोड़ा आसान हो जाएगा। जुस्तजू उसका शीर्षक है, जुस्तजू। बड़ी हसरत थी ऐ जिंदगी तेरी, बड़ी हसरत थी ऐ जिंदगी तेरी, तेरी जुस्तजू थी तेरी ही आशिकी, न जाने किस गोशा में बंद थी ये, बिन तेरे मेरी ना तमाम कायनात। न जाने किस गोशा में, गोशा ने पर्दे में बंद थी ये, बिन तेरे मेरी ना तमाम कायनात। आबे आईना तो बमुश्किल मिलती है, आबे आईना तो बमुश्किल मिलती है, जुस्तजू की तेरी बड़ी हकीकत से, जुस्तजू की तेरी बड़ी अकीदत से, बड़े सम्मान से, बड़े अदब से, बड़े श्रद्धा से। बेनजीर तो होती है ओझल हरदम, बेनजीर तो होती है ओझल हरदम, फिराक में तेरी जहन्नुम से हर घड़ी, फिराक में तेरी जहन्नुम से हर घड़ी। यानी ये जुस्तजू है वो मेरी जिंदगी की जुस्तजू थी, जो हम हर एक के मन में होती है, ये मुझे ये मिल जाए, मुझे वो मिल जाए, यानी आशा, इच्छा, आकांक्षाएं जो हमें कभी भी पूरा नहीं पड़ती हैं। और उसी के ऊपर मैंने ये लिखी थी। आगे की पंक्तियां गौर फरमाइएगा। पल पल ना सबूर ना साज ना गवार सी, पल पल ना सबूर ना साज ना गवार सी, जुस्तजू करूं मैं ताकि निस्बत हो मेरी, निस्बत में प्रेम, निस्बत हो तेरी। परस्तिश की फिरदौस की चाहत थी, परस्तिश यानी ख्वाहिश थी, इच्छा थी कि फिरदौस की चाहत थी, स्वर्ग की चाहत थी। दामन न थाम पाया तसव्वुफ ही रही तू, दामन न थाम पाया तसव्वुफ ही रही तू, तसव्वुफ यानी रहस्य, तसव्वुफ ही रही तू, यानी मेरी जुस्तजू थी वो तसव्वुफ ही रह गई मेरे लिए। जुस्तजू की थी वो जिंदगी आदिल न हुई, जुस्तजू की थी वो जिंदगी आदिल न हुई, खियाबा की आरजू में बियाबा ही मिले, खियाबा की आरजू में बियाबा ही मिले, यानी बागबान की इच्छा थी बस मुझे बस सब जंगल ही मिले हैं। आराइश करना चाहता था तस्वुर में इसे,
आराइश करना चाहता था, तस्वुर में उसे, आराइश मतलब मैं सजाना चाहता था, संवारना चाहता था तस्वुर में उसे, पर हकीकत में जुस्तजू जुस्तजू ही रह गई, पर हकीकत में जुस्तजू जुस्तजू ही रह गई। धन्यवाद। वाह! तो हिंदी के साथ-साथ आपने तो हमें उर्दू का भी लुत्फ़ उठाने का मतलब एक अवसर दे दिया, बहुत अच्छा। उसके लिए आपका धन्यवाद, बहुत-बहुत धन्यवाद। शुक्रिया। और आप सबकी कविताएँ सुनने के बाद हम जो कई दिनों से एक सपना देख रहे हैं कि हिंदी विभाग का काम भी इतना बढ़ जाए कि कम से कम हम एक जिसे हम कहते हैं ना त्रैमासिक पत्रिका जो 3 महीने में एक बार प्रकाशित होती है, ऐसा कुछ हिंदी विभाग द्वारा भी हम कर सके शुरू। और आज मन में फिर से वो सपना एक बार और उसको भी फिर नए-नए पंख आज और निकल रहे हैं और वो पर फड़फड़ा रहे हैं कि भई अब काम पे लगना ज़रूरी हो चुका है। तो साथियों आप सभी का हम इसमें बहुत सहयोग चाहेंगे कि आप सब हमारा अगर हाथ बटाएँ तो यह काम बखूबी हम निभा सकते हैं। चलिए आमंत्रित करते हैं दीपा जी को, सुनते हैं उनकी दूसरी रचना द्वारा वे हमारे सामने क्या प्रस्तुत करना चाह रही है। नमस्कार। मैं सर्वप्रथम अपने जनमंगल हिंदी विभाग के लिए शुक्रगुजार होना चाहती हूँ। आज मौका दिया उन्होंने मुझे यहाँ पे प्रस्तुत होने के लिए। और जैसे भैरवी दीदी ने कहा था कि वो 7वीं में थी, 7वीं कक्षा में, तब उन्होंने लिखना शुरू किया और उनकी पहली भाषा थी हिंदी। यही कहानी कुछ मेरे साथ भी हुई है अरे वाह! कि मैं छठी कक्षा में थी और मैंने पहली कविता अपनी हिंदी में ही लिखी थी, फिर अंग्रेजी में और फिर मराठी में आई। तो इसका मतलब ये नहीं कि अपनी मातृभाषा के प्रति मुझे कोई कम लगाव है, पर पता नहीं जब भी मैंने और जितने भी मैंने हिंदी में कविताएँ या रचनाएँ की हुई है, वो सारे सीधे यहाँ से आए हुए हैं, दिल से आए हुए हैं। तो एक वो दिल से कनेक्शन जो है वो है हिंदी भाषा के साथ। मराठी में मेरी एक पुस्तक प्रकाशित हो गई है, शेंगदाण्याची टरफलं, और अब मैं हिंदी में प्रकाशित करने जा रही हूँ, दीप्त नाम है उस कविता संग्रह है वो। तो उसमें से ही एक मैं अपनी रचना सुना रही हूँ, उसमें भी थोड़ा उर्दू टच है। तो मैं कोई इतनी महान तो हूँ नहीं, लेकिन मैं बोल सकती हूँ कि थोड़ा बहुत जो मैं बोल रही हूँ शायद सबको समझ में आए, क्योंकि ये मेरी शुरुआत है। दुनिया की रफ्तार में दुनिया वालों का मेला है। दुनिया की रफ्तार में दुनिया वालों का मेला है। रूबरू होले चाहे जितना, यहाँ फिर भी हर दिल अकेला है। यहाँ फिर भी हर दिल अकेला है। मेहरबानियों से खूब वाकिफ थे, आज उनकी रुसवाइयां भी देख ली। मेहरबानियों से खूब वाकिफ थे, आज उनकी रुसवाइयां भी देख ली। मुद्दत से दिल था शिकंजे में दर्द के, चीर कर बेमुरव्वत परेशानियां भी देख ली। इनायतों की बारिश में भीगे कभी, आज नाराजगियों की नुमाइश भी देख ली। जिक्र न किया कभी बंदिशों का इश्क में, आजादी के वादों की गुंजाइश भी देख ली। बदले में कुछ न चाहने की चाहती, आज बेमुराद हसरतें भी देख ली। एक आह क्या उठी दिल से, आज मोहब्बत की हदें भी देख ली। रंजिशों का नामो निशान न था, आज शिकायतों की रफ्तार भी देख ली। वादों की डोलियां उठी थी कभी, आज उनके जनाजों की कतार भी देख ली। धन्यवाद। वाह! बढ़िया। मतलब कहे तो इसमें थोड़ा-सा आपने ना ऐसा बोला जा सकता है कि जिसे हम कहते हैं ना ताने मारना, कुछ वैसा भी किया है आपने इस कविता के माध्यम से। जी हाँ, लेकिन थोड़ी अच्छी दिल की लगी भड़ास कविता। भी निकाली है। जी, जी, बिल्कुल, बिल्कुल। आपके दिल की निकलती हुई भड़ास भी देख ली, ऐसा कह सकते हैं हम। तो बहुत अच्छी कविता लगी आपकी। और शायद ऐसा लग रहा था सुनते हुए कि प्रेम और उसके बाद वास्तविकता,
जी हाँ। इन दोनों के बीच का जो फर्क है ना, वो आपने बहुत अच्छे ढंग से इस रचना के माध्यम से रखा है। तो शुक्रिया उस बात के लिए। आमंत्रित करते हैं माननीय मदन सर को। आप अपनी दूसरी रचना हम सबके सामने प्रस्तुत कीजिएगा। जी, धन्यवाद भैरवी जी। मैं भी बताना चाहूंगा, मैं 1970 के दशक से 90 तक मैं टाइम्स ऑफ इंडिया, हिंदुस्तान टाइम्स, दिल्ली प्रेस से बहुत ही क्लोजली संबद्ध रहा। उसके बाद व्यस्तता बढ़ जाने की वजह से फिर शादी हुई, तो ये भी काफी अच्छा लिख लेती हैं और बहुत सक्रिय हैं। रहे हम लोग। तो आज मेरी क्या कामना है? सर, आज मेरी एक सेकंड के लिए आपको रोकना चाहूंगी। अगले कार्यक्रम में हम चाहेंगे कि आप दोनों दो अलग अलग खिड़कियों में हमें नजर आए और हमें मैम से भी कुछ अच्छा सुनने का अवसर मिले, तो वो ज्यादा हम सबके लिए मतलब अच्छी बात रहेगी। तो आप भी सादर आमंत्रित है अगले कार्यक्रम में। जी सर, आप कंटिन्यू कीजिएगा प्लीज। आज मेरी कामना सुनिए आप, मैं कुछ सेकंड्स लूंगा कि जन मंगल का यह मंगल, जो हम लोग ये मंगल मना रहे हैं, जन जन तक पहुंचे और हम सभी के कभी मन का जन मंगल सार्थक हो जाए, ये मेरे मन की कामना है। और अब मेरी कविता का शीर्षक है तुम। आज की दूसरी कविता का शीर्षक है तुम। 2 अक्षरों का एक छोटा सा शब्द तुम बहुत कुछ समेटे होता है अपने आप में। इस तुम को कभी मन के लिए सभी तलाशते, हम सभी तलाशते हैं एक ठहराव के लिए। ये भी बता दूं, कविता और कभी मन कभी बूढ़े नहीं होते। तो आइए मेरे तुमको देखते हैं। खुद से खुद के खोने का गम नहीं, खुद से खुद के खोने का गम नहीं, तुमसे मिलने ना मिलने का असर देखते हैं। तुम्हारी चुप्पियां चांद नीचे ले आती हैं। समंदर में ज्वार भाटा जगह दूर दूर तक छटपटाहट बिछा जाती हैं, दूर दूर तक छटपटाहट बिछा जाती हैं। मेरी कविताओं की आत्मा, कविताओं का सौंदर्य बोध तुम, मेरी कविताओं का सौंदर्य बोध तुम। तुम्हें देख खत्म होती मुझसे सब दूरी है, खत्म होती मुझसे सब दूरी है। और जहां में मुंतशिर सी पड़ी खुशबुओं की तहजीब बदल जाती है, जहां में मुंतशिर सी पड़ी खुशबुओं की तहजीब बदल जाती है, तुम्हारे एहसास से रात में पत्तों से झरती चांदनी है। पिघलते चांद की बेबसी तुम, मेरी आंखों का सपना, मेरे सपनों की श्वासें, उनकी ख्वाहिश हो तुम, मेरे सपनों की ख्वाहिश हो तुम। घने अंधेरे में रोशनी का चिराग तुम, तपती दोपहर की धूप में बनती छांव, बिन बादल बरसात हो तुम, धूप में बनती छांव, बिन बादल बरसात हो तुम। दस्तक तुम्हारी मेरे शहर की शहर बन जाती है, मेरे शहर की शहर बन जाती है। आवाज तुम्हारी मौसम बदल जाती है। हाँ, आवाज तुम्हारी शबनम की कतरों से भिगो जाती है। उगते सूरज का संदेश दे, जीने के मायने पड़ा जाती है, जीने के मायने बता जाती है। कैसे बताऊं कौन हो तुम? खुदकुशी से पहले की कशमकश तुम, खुदकुशी से पहले की कशमकश तुम। अनियंत्रित भीड़ की खामोशी तुम, अनकहे शब्दों का अस्तित्व, उनका अनंत आकाश हो तुम, अनकहे शब्दों का अस्तित्व, उनका अनंत आकाश हो तुम। अंतिम लाइनें देखिए। मेरे जीवन के बागीचे का रंग विन्यास तुम, ये भी सच है। पूर्णता में सुकून का एहसास तुम, मेरे जीवन की आस तुम, एक विश्वास हो तुम, मेरे श्वासों की रफ्तार, यहाँ भी तुम वहां भी तुम, मेरे जीवन का एहसास, जीने की आस हो तुम, मेरे जीवन का पड़ाव तुम, जिसे छू ना सके कोई, ऐसा आकाश हो तुम, मेरा आकाश हो तुम, मेरी प्यास, मेरा आकाश हो तुम, मेरा आकाश हो तुम।
धन्यवाद। वाह, बहुत बढ़िया, क्या कहें। बहुत बढ़िया। और सबसे ज़्यादा खुशी की बात तो यह है कि मतलब आपने मैडम के सामने इस रचना को प्रस्तुत किया, तो उनके चेहरे पर उससे जो निखार आया है उसके क्या कहने। लेकिन ये बहुत ही महत्वपूर्ण होता है हर व्यक्ति के जीवन में। हर व्यक्ति को एक ऐसे किसी की तलाश होती है, कभी बच्चों के रूप में, जीवन साथी के रूप में, सहेलियों के रूप में, दोस्तों के रूप में, कि जो सफर भी वही और मंजिल भी वही। आपने इसी भाव को तो आपकी इस रचना में प्रस्तुत किया है। कई बार हम जो कहते हैं बातों बातों में कि मंजिल पर पहुंचने से ज्यादा आनंद सफर का होता है। मंजिल पर तो एक बार पहुंच गए तो बस सब खत्म, जो पाना था वो मिल गया। लेकिन ये जो सफर होता है उसमें ऐसे अगर किसी तुम का साथ हो तो वह सफर वाकई में बहुत सुंदर और बहुत ही बेहतरीन हो जाता है। तो इसी बात को मन में रखें और हम सब अपने अपने इस सफर में चलते रहे। हमारा कार्यक्रम का सफर भी आगे बढ़ाते हैं। आमंत्रित करते हैं विशाखा जी को। विशाखा जी, आपकी आवाज शुरू कीजिएगा। सुचित्रा जी, आपसे अनुरोध है, हाँ, इसके आवाज बाद आ आप रही है? तैयार रहे। हाँ हाँ, बोलिए विशाखा आवाज जी। आ रही है ना? जी जी जी, बोलिए बोलिए। हाँ हाँ, मेरी दूसरी रचना है इरादे। इरादे बहुत थे मंजिल पाने के, इरादे बहुत थे मंजिल पाने के, वो बहुत किए हमने, वादे बहुत किए थे हमने अपने से, पर ये देर लगी समझने में, पर ये देर लगी समझने में कि इरादे पूरे करने के लिए वादे तोड़ने मरोड़ने होंगे। इरादे पूरे करने के लिए वादे तोड़ने मरोड़ने होंगे। टूटे इरादे फूटे वादे, टूटे इरादे फूटे वादे, वे भी खड़े थे मगर होश में आते ही देखा अपनों में खड़े अकेले थे। होश में आते ही देखा अपनों में खड़े अकेले थे। न कोई कंधा था थामने को, न कोई अपना था आंसू पोंछने को। न कोई कंधा था थामने को, न कोई अपना था आंसू पोंछने को। लेकिन फिर खड़े हुए खुद को संभाले, लेकिन फिर खड़े हुए खुद को संभाले, मगर फिर वही धोखा मिला अपनों के प्यार में। मगर फिर वही धोखा मिला अपनों के प्यार में। इस बार ऐसे टूटे, इस बार ऐसे टूटे कि ना ख्वाहिश रही ना तो तमन्ना हुई किसी को अपनाने की। इस बार ऐसे टूटे, ना कि ख्वाहिश रही ना तो तमन्ना हुई किसी को अपनाने की। लेकिन फिर कुछ दिनों बाद यह अच्छा, बहुत अच्छा परिवार मुझे मिला। आज फिर थोड़ी किरण की आस है, आज फिर थोड़ी की आस है, क्या पता सुबह मिले रात है। लेकिन मुझे यकीन है यहाँ सही मिलेगी तो दूर से छूट गई है। अपनों अपने आगे के सफर में बस इतना है, आगे के सफर में बस इतना पता है कि न है हमारे, बस जिंदगी जीता खत्म होने की देखते देखते, बस जीता जा खत्म होने की राह देखते देखते। धन्यवाद। वाह विशाखा जी, आपका काफी अच्छा प्रयास है इस कविता के माध्यम से हिंदी भाषा से दोस्ताना बढ़ाने का। बस एक चीज जो मुझे थोड़ी सी खटकने वाली लगी वो ऐसी कि आपकी कविता में इतनी निराशा क्यों झलक रही है। आपको याद ये रखना चाहिए भाई, कितने अच्छे और कितने सुंदर सुंदर हिंदी फिल्मी गीत है। जिंदगी की यही रीत है, हार के बाद ही जीत है। तो आप उसी जीत की आस को मन में रखिए और लिखते रहिए लिखते रहिए। आपका सफर और भी अच्छा हो, बेहतरीन हो, इसके लिए हम सभी आपको बहुत सारी शुभकामनाएं देते हैं और आमंत्रित करते हैं सुचित्रा जी को। धन्यवाद भैरवी जी। सबके लिए जिंदगी की कल्पनाएं बहुत अलग अलग सी हैं।
बराबर। मैं मेरी जिंदगी से बहुत प्यार करती हूँ। ऐसा नहीं है कि अच्छे लम्हों के लिए ही करती हूँ। जो भी जिंदगी में अनुभव आए हैं वो ही जब मेरे दिमाग में आते या सोचती रहती हूँ, उसी के बाद जो लफ्ज होठों पे आए हैं वही मैं आपको सुनाना चाहती हूँ। कविता का नाम है, रचना जो नाम है कविता का वो है ए जिंदगी। जिंदगी एक लम्हा है, कोशिशें बेहिसाब है। जिंदगी एक लम्हा है, कोशिशें बेहिसाब है। बस चलना चाहिए जनाब, चलने का नाम ही जिंदगी। कभी लगता है जिंदगी एक जेब है, कभी लगता है जिंदगी एक जेब है, कम वक्त फिर भी खाली है। खुशियों की कतार में खड़ी हूँ, लगता है मेरा नंबर आना अभी बाकी है। सोचती हूँ ए जिंदगी अब खामोश ही रहूं। सोचती हूँ ए जिंदगी अब खामोश ही रहो। लबों को मैं सी लूं, पर निगाहें कुछ कहती है तो समझ लेना इसी का नाम जिंदगी है, इसी का नाम जिंदगी। कभी ना कभी तो हासिल करूंगी मैं मेरी मंजिल, कभी ना कभी तो हासिल करूंगी मैं मेरी मंजिल। चाहे ठोकरें खाकर जीऊंगी, चाहे ठोकरें खाकर जीऊंगी। आंखों में नमी सा दरिया लेकर बहते रहना ही जिंदगी है, बहते रहना ही। ए खुदा क्या गलती थी मेरी, ए खुदा क्या गलती थी मेरी। पैरों में छाले सी जख्म है, कहा बेटा उसूलों के अंगारे पर चल रही हो। भगवान ने कहा बेटा उसूलों के अंगारों पर चल रही हो। फरिश्ता बनना इतना आसान नहीं है, फरिश्ता बनना इतना आसान नहीं। वाह, बहुत बढ़िया। सीधी साधी और आपके जैसी ही लुभावनी और मीठी मीठी सी ये कविता अंत में हकीकत से परिचय करवाती हुई समाप्त हुई कि फरिश्ता बनना इतना आसान नहीं है ना। हाँ, आज की परिस्थिति तो ऐसी है कि कई बार ये भी सोचने पर हम मजबूर हो जाते हैं कि क्या इंसान बनना भी आसान है। मतलब लोग तो अभी, या हम ये कहें कि इंसान ही खुद इंसानियत से दूर होते जा रहा है। हमें सुमेधा जी ने जो कविता थोड़ी देर पहले सुनाई थी युद्ध की, जिसमें उन्होंने युद्ध का जिक्र किया था, वह सब कुछ सुनने के बाद तो वाकई में हम सोचने पर मजबूर होते ही जा रहे हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, आमंत्रित करते हैं रश्मि जी को। रश्मि जी, आप क्या सुनाना पसंद करेंगी? धन्यवाद भाभी जी। मेरी कविता का शीर्षक है संबल। ये कविता मेरे लिए इसलिए खास है क्योंकि साल 2001 के आसपास मैंने ये कविता लिखी थी। मेरे भाई का 10th का एग्जाम था और काफी निराश था वो उसके लिए, तो मैंने सिर्फ 2 लाइनें इसकी उस समय लिखी थी और फिर इसको पूरा किया मैंने पिछले साल लॉकडाउन के समय, जब मैंने देखा कि लोग काफी अवसादग्रस्त हैं। तो मैंने इसको पूरा करना ठीक समझा। मुझे ये वो 2 पंक्तियां दिमाग में आई और मैं इसको लिख पाई फिर। तो मैं पेश करती हूँ ये कविता, संबल। तू ये कैसी भूल कर बैठा, निराशा कबूल कर बैठा। तू ये कैसी भूल कर बैठा, निराशा कबूल कर बैठा। जीवन की तपिश सर्द मौत से बेहतर है। ये मत समझ कि तू किसी से कमतर है। माना कि तू मायूस है पर चुप्पी तो कोई हल नहीं। माना कि तू मायूस है पर चुप्पी तो कोई हल नहीं। मन ही तो सबका केंद्र है, निराशा यही, संबल यही। हताशा यही, संबल यही। अवसाद को अवसर न दे, अवसाद को अवसर न दे। ये धीमा जानलेवा जहर है। ये मत समझ कि तू किसी से कम करे। गिरे भी धरा पर आ गिरे, गिरे भी धरा पर आ गिरे। जो संघर्ष की तू ठान ले, रण में है विजय पूरी सुनिश्चित। बस तू स्वयं को पहचान ले। विचलित न हो तम से, विचलित न हो तम से कि ये रात्रि का अंतिम प्रहर है। मत समझ कि तू किसी से कमतर है। थक कर हारना अच्छा नहीं, थक कर हारना अच्छा नहीं। बल्कि तनिक विश्राम कर, फिर 2 गुनी ताकत से उठ। नौ ऊर्जा से अपने काम कर। इस पार मरुथल हो भले, उस पार रश्मि सहर है। जीवन की तपिश सर्द मौत से बेहतर है। ये मत समझ कि तू किसी से कमतर है। वाह वाह, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। सकारात्मकता से भरी हुई कविता है आपकी, बहुत ही बढ़िया। एक काफी अच्छी पॉजिटिव एनर्जी इस कविता ने मंच पर भी फैलाई और सबके इस तरह प्रसन्न और खिले हुए चेहरे देखकर बहुत आनंद आ रहा है। वाकई में मन का अपने पूरे व्यक्तित्व से इतना गहरा संबंध होता है कि मन में उठने वाले हर तरह के भाव,
हर तरह के तरंगों का हमारे चेहरे पर किसी न किसी रूप में प्रतिबिंब दिखाई देता ही है। तो आपकी यह कविता मुझे उस हिंदी कविता की ओर ले जाती है जिस कविता में कहा गया है, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। तो उस कविता को आपने याद दिलवाया, उसके लिए आपका बहुत बहुत अभिनंदन। आगे बढ़ते हैं, आमंत्रित करते हैं। मुझे लगता है सोमा जी हमारे साथ है या नहीं, मैं समझ नहीं पा रही हूँ। सोमा जी, आप सुन रही है हमें? जी। तो आमंत्रित करते हैं सोमा जी को और उनसे सुनते हैं एक मधुर कविता। नमस्ते। जी हाँ, बोलिए सोमा जी, सुन रहे हैं हम आपको। चलिए हम ऐसा करते हैं, सोमा जी को, हाँ शुरू कीजिएगा। छूने वो चली सितारों को। पेश है कविता, छूने वो चली सितारों को। छूना चाहे वो आसमानों को, छूना चाहे वो आसमानों को, बंदिशें कुछ ऐसी, बुलंदियां कुछ ऐसी हो, सॉरी, छूना चाहे वो आसमानों को, बुलंदियां कुछ ऐसी हो, चाहे जिस भी राह वो जाना, चाहे जिस भी राह वो जाना, बंदिशें ना कुछ ऐसी हो, बंदिशें ना कुछ वैसी हो। मिले मोड़ चाहे अनचाहा सा, मिले मोड़ चाहे अनचाहा सा, पर ना डगर उसकी अनजानी हो, मिले मोड़ चाहे अनजाना सा, पर ना डगर उसकी, मिले मोड़ चाहे अनचाहा सा, पर ना डगर उसकी अनजानी हो। वो परी तारों की बस्ती की, वो परी तारों के बस्ती की, हौसले की ना उसकी रुसवाई हो। वो परी तारों के बस्ती की, हौसले की ना उसकी रुसवाई हो। वो ख्वाहिशें हजार दिल की, वो ख्वाहिशें हजार दिल की, आंखों से ही बयां करे, वो ख्वाहिशें हजार दिल की, आंखों से ही बयां करे। वो रोशन सा चेहरा लिए राहों पे ही जश्न करे, वो रोशन सा चेहरा लिए राहों पे ही जश्न करे। एक दरिया वो बेबाक सी, एक दरिया वो बेबाक सी, चली मिलने अपने सागर को, एक दरिया वो बेबाक सी, चली मिलने अपने सागर को। मत रोको उसकी उड़ान को, मत रोको उसकी उड़ान को, छूने वो चली सितारों को, छूने वो चली सितारों को। शुक्रिया। वाह, बहुत बेहतर। और आपकी ये कविता सुनने के बाद मुझे ऐसा एहसास हो रहा है कि स्क्रीन पर उपस्थित हर नारी को यह कविता समर्पित है, क्योंकि हर नारी के मन में यही ख्वाहिश होती है कि मैं किसी तरह सितारों को छू सकूं, मैं किसी तरह आसमान को छू सकूं, मैं उड़ान ले सकूं। तो ये एक बहुत अच्छी और बहुत सकारात्मक ऐसी सोच आपने इस कविता के माध्यम से हम सबके मन में फिर से एक बार जागृत की है। हम सबको फिर से इस बात का एहसास दिलाया है कि अगर हम ठान लें तो कुछ भी असंभव नहीं है, हम जरूर जरूर आसमान तक पहुंच सकते हैं, सितारों को छू सकते हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद सोमा जी। श्रेया जी, अब आप आमंत्रित है, हम आपसे भी आपकी एक कविता सुनना चाहेंगे। जी धन्यवाद। पहले मैं थोड़ी 4 पंक्तियां एक कविता से पढ़ रही हूँ, उसके बाद मैं पूरी कविता पढ़ लेती हूँ बाद में। जी बिल्कुल बिल्कुल। कि जो अभी सुमेधा जी ने कहा था राजस्थानी कविता, तो उसकी तो 7-8 कविता है, पूरी नहीं पढ़ सकती, 4 लाइनें सिर्फ मैं पढ़ती हूँ। तेरे दुश्मन झाड़न साफ करूँ, तेरे दुश्मन झाड़न साफ करूँ, तुम पैर पड़ो तो मैं माफ करूँ, फूंकन के लिए भी पैसा हो, चूल्हे में फूंकते हैं ना, फूंकन के लिए भी पैसा हो, इतना कमा कर लाना जी, सजन जल्दी घर आना जी। तो पूरी कविता फिर कभी बाद में पढ़ेंगे। आज मैं जो मेरी दूसरी कविता पढ़ रही हूँ उसका शीर्षक है सहूलियत। मुझे नहीं चाहिए तुम्हारी ऐसी कोई सहूलियत जो किसी दान की तरह मुझे दी गई हो।
मुझे नहीं चाहिए तुम्हारी ऐसी कोई सहूलियत जो किसी दान की तरह मुझे दी गई हो। न मेरे हाथ में कटोरा है न मांगने की इच्छा। वाह, न मेरे हाथ में कटोरा है न मांगने की इच्छा। मुझे कोई भी चीज तुम एहसान जताने के लिए मत देना। मुझे कुछ नहीं चाहिए। मैं छोड़ आई हूँ पीछे अपने कई सपनों को। मैं छोड़ आई हूँ पीछे अपने कई सपनों को। मैं छोड़ आई हूँ पीछे अपने कोई अपनों को। मेरी रोंदी हुई ख्वाहिशें चीख चीख कर तुम्हें पुकारती है। मेरी रोंदी हुई ख्वाहिशें चीख चीख कर पुकारती है। न मेरे हाथ में तुम्हारे लिए कोई फूल या आरती है। तुम मेरे हमसफर रहना। देखो भगवान बनने की मत करना। क्या बात है, क्या बात है, क्या बहुत बात बढ़िया। मेरी रोंदी हुई ख्वाहिशें चीख चीख कर पुकारती है। न मेरे हाथ में तुम्हारे लिए कोई फूल या आरती है। तुम मेरे हमसफर रहना। देखो भगवान बनने की कोशिश मत करना। मैं कोई गूंगी बैसाखी नहीं हूँ न कोई मोम की पुतली हूँ। क्या न मैं कोई गूंगी बैसाखी हूँ न कोई मोम की पुतली हूँ। जो तुम बेतुकी बातें करो फिर भी मैं तुम्हारी छाती पर रेलूंगी। तुम बेतुकी बातें करो फिर भी मैं तुम्हारे छाती पर रेलूंगी। जो तुम्हारे स्वामित्व का हर आदेश झेलूंगी वो मैं नहीं हूँ। मैं कोई गूंगी बैसाखी नहीं हूँ न कोई मोम की पुतली हूँ। जो तुम बेतुकी बातें करो फिर भी तुम्हारी छाती पर रेलूंगी। जो तुम्हारे स्वामित्व का हर आदेश झेलूंगी वो मैं नहीं हूँ। मैं शिव की शक्ति से रहना चाहती हूँ। प्यार सम्मान शक्ति की अपेक्षा रखती हूँ। मेरी प्रतिध्वनि हर दीवार को गिराएगी। मेरी प्रतिध्वनि हर दीवार को गिराएगी। न कोई अबला अब यहाँ जलाई जाएगी। कौन कहता है तुम समुद्र हो और मैं नदी हूँ जो तुम में समा जाएगी। कौन कहता है तुम समुद्र हो और मैं नदी हूँ जो तुम में समा जाएगी। हम दोनों एक ही नदी के दो तट है। एक ही के दो पहिए हैं। तुम मेरे दोस्त बनना हम सफर बनना। तुम मेरे दोस्त बनना हम सफर बनना। सिर्फ एक दिन नहीं रोज शामो सहर बनना। मेरा स्वाभिमान मेरा वजूद मुझसे मत छीनना। मेरा स्वाभिमान मेरा वजूद मुझसे मत छीनना। याद रखो कोई सहूलियत मुझे दान में मत देना। मुझे क्या बात, क्या बात है, क्या बात है, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। इस कविता के बारे में मैं इतना कहना चाहती हूँ सिर्फ कि यह एक ऐसी कविता है जो हर जीवन संगिनी ने अपने या पत्नी ने अपने पति को उसके जन्मदिन दिवस पर ऐसे बड़ी फ्रेम में फ्रेम करके देनी चाहिए। या फिर ऐसे हर जोड़े ने जिनकी अभी शादी तय हुई है, आगे शादी होने वाली है, तो हर पत्रिका पर इस कविता को छपवाया जाए। तो मुझे लगता है कि इससे अच्छा कुछ नहीं हो सकता, क्योंकि एकदम स्पष्ट सटीक शब्दों में जितना कहना चाहिए उतना ही, ना कहीं कुछ ज्यादा ना कहीं कुछ कम, इस तरह की यह कविता है। आपका इस कविता के लिए श्रेया जी बहुत बहुत अभिनंदन। विशेषता उन पलों का अभिनंदन, उन क्षणों का अभिनंदन जब आपके मन में इस कविता को लिखने का ख्याल आया। सही बात, क्योंकि ऐसी कविताएं ऐसे रोज नहीं लिखी जाती। मतलब उनके लिए एक विशेष दिन, एक विशेष वक्त, तिथि, मुहूर्त, नक्षत्र, हर चीज तय होती है, तब जाकर कहीं एक ऐसी कविता का जन्म होता है। तो बहुत आनंद आया इस कविता को सुनकर। मुझे लगता है शायद आनंद ये शब्द उतना सही परफेक्ट नहीं होगा, क्योंकि यह कविता आनंदित करने वाली कम है और ऐसा जताने वाली, जगाने वाली कविता ज्यादा है। तो हम कार्यक्रम के अंत में पहुंच चुके हैं। भी अगर कोई निंदा धड़कन में से जाग जाए तो अच्छा है ना। जी बिल्कुल, बिल्कुल बिल्कुल। तो चलिए, कार्यक्रम के अंत में हम लोग पहुंच चुके हैं और मैं एक छोटी सी, एकदम छोटी सी कविता आपके सामने प्रस्तुत करना चाहती हूँ और उसके बाद में हम इस कार्यक्रम का समापन करेंगे। मेरी इस कविता का मतलब इस स्क्रीन पर
मेरी काफ़ी सारी सहेलियां हैं, सखियां हैं, तो जिन्हें हम आज की भाषा में बात करते हुए इस तरह बोलते हैं कई बार कि क्या बोलते हो दोस्त। ये दोस्त संबोधन एक ऐसा हो चुका है कि जो अब लिंग भेद से परे हो चुका है। हम स्त्री को भी दोस्त कहते हैं, हम पुरुषों को भी दोस्त कहते हैं। तो दोस्ती पर समर्पित या दोस्ती का विचार लेने वाली या देने वाली यह कविता है। पुरानी कविता है, ये अचानक दिख गई तो सोचा यही सुना दी जाए। दिल में एक सुकून सा है, दिल में एक सुकून सा है, जाने किसने मुझे दुआओं में शामिल कर लिया। दिल में एक सुकून सा है, जाने किसने मुझे दुआओं में शामिल कर लिया। कौन है इस जहां में ऐसा, कौन है इस जहां में ऐसा, जिसने मालिक से जिद की मुझे मांग लिया। कौन उतार रहा है नजर मेरी, कौन उतार रहा है नजर मेरी, अलाए बलाए लेकर किसने मुझे बचा लिया। कोई अपना ही होगा मेरा, कोई अपना ही होगा मेरा, खुशियों को इस तरह जिसने मुझ पे लुटा दिया। दोस्त वो तुम तो नहीं, दोस्त वो तुम तो नहीं, हाँ यकीनन तुम ही हो वही, हाँ यकीनन तुम ही हो वही। धन्यवाद। वाह, बहुत बढ़िया भैरवी जी। जी शुक्रिया। खूब तो सुंदर। हमारी यह काव्य गोष्ठी जो थी आज की, यह इस अंतिम चरण में पहुंच चुकी है और अब समय आ गया है आप सब से विदा लेने का। हम लोग अब तक हिंदी विभाग का जो हमारा समूह है उसमें थोड़ा सा किनारे पर रहकर, मतलब कोई भी पानी की गहराई में उतरा ही नहीं है अभी तक। उस समूह में हम सभी लोग ऐसे थोड़े संभल कर कि पता नहीं भाई कौन लोग है, पता नहीं भाई कैसे लोग हैं, पता नहीं हम क्या लिखे, किसको क्या पसंद आएगा, कौन क्या कहेगा। वो वाली बात तो हमें भी लागू होती ही है ना कि सबसे बड़ा रोग क्या कहेंगे लोग। तो इसी दुविधा में पड़े हुए हम सब लोग थोड़ा संभल संभल कर ही आगे बढ़ रहे थे, क्योंकि हम लोग एक दूसरे को जानते नहीं थे, एक दूसरे से परिचय नहीं हुआ था। लेकिन आज का ये कार्यक्रम मैंने देखा नहीं शुरू होने के बाद कि कितने लोगों ने देखा, किसने क्या कमेंट किया। मेरे लिए इससे ज्यादा आज महत्वपूर्ण जो बात हुई है वो ये है, मेरे लिए, मैं जब इस शब्द का इस्तेमाल कर रही हूँ तो उसका मतलब पूरे जनमंगल परिवार से है। जनमंगल परिवार के लिए आज इस कार्यक्रम की सफलता अगर कुछ नापी जाए तो वो ये होने वाली है कि आज हम सबका एक दूसरे से भली भांति परिचय हुआ, हमने एक दूसरे को जाना, हमने एक दूसरे को समझा, देखा। और निश्चित ही इससे हमारा आगे का जो सफर है वो बहुत ही अच्छा और बहुत ही पॉजिटिव रहेगा। इस आशा के साथ हम इस कार्यक्रम को संपन्न करने जा रहे हैं। आप सब मेरे मित्र है, मैंने कुछ समय पहले ही मेरी एक जो अंतिम रचना प्रस्तुत की थी वो आप सभी के सम्मान में प्रस्तुत की थी कि शायद आप ही नहीं बल्कि हम सब एक दूसरे को अपनी अपनी दुआओं में शामिल कर चुके हैं। तो इसीलिए आप सबको धन्यवाद कहना या आप सबको शुक्रिया कहना बहुत औपचारिक सा होगा, लेकिन कुछ औपचारिकताएं भी अच्छी होती है और जरूरी भी होती है। तो उस औपचारिकता के साथ आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ और आशा करती हूँ कि ऐसे आयोजन हम बार बार करते रहेंगे। मूलतः आज के इस कार्यक्रम में हम जो लोग सम्मिलित हुए हैं उनमें अधिकतर मराठी भाषिक लोग हैं हम तो, पर हम सब वो लोग हैं कि जिन्हें हिंदी से बहुत ज्यादा प्रेम है। हमारे मराठी में एक कहावत है, माय मरो आणि मावशी जगो, ऐसा कहते हैं हम। यानी माँ चली जाए तो भी मौसी का होना जरूरी होता है। माँ का प्यार अगर कहीं से मिलता है तो वो मौसी से मिलता है। तो हम सबके लिए हिंदी यह हमारी मौसी की तरह है कि जो हमें बहुत सारा प्यार लिए, हमारे लिए बहुत सारा प्यार लिए हुए अपने आंचल में हमें आमंत्रित कर रही है। और हम सब बहुत उत्सुक है कि हम भी हिंदी से हमारा एक गहरा रिश्ता बना पाए। तो आप सबका साथ रहा,
तो ऐसे बहुत अच्छे आयोजन हम आगे भी करते रहेंगे। कार्यक्रम को समाप्त करते हुए एक 4 पंक्तियां हम सभी के बहुत पसंदीदा कवि, जो हिंदी के बहुत श्रेष्ठ कवि रहे हैं, उनसे हम उनकी कविता की 4 पंक्तियां मैं आपको सुनाना चाहती हूँ। और ये पंक्तियां मेरे लिए सिर्फ पंक्तियां नहीं, बल्कि जीवन का एक बहुत गहरा सच है। कवि है माननीय श्री अटल बिहारी वाजपेयी। सुनते हैं। आओ फिर से दिया जलाए, आओ फिर से दिया जलाए, भरी दोपहरी में अंधियारा, सूरज परछाई से हारा, अंतरतम का नेह निचोड़े, बुझी हुई बाती सुलगाए, आओ फिर से दिया जलाए, आओ फिर से दिया जलाए। तो इसी कामना के साथ हम इस कार्यक्रम को समाप्त करते हैं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते रहेंगे। शुभ रात्रि। बहुत अच्छा। नमस्कार। शुभ रात्रि सबको। हमारा लाइव अभी खत्म हो चुका है। धन्यवाद धन्यवाद।